This conference will now be recorded. So before we start with our today's webinar, I, Prachur Srivastav, would like to take this opportunity to introduce our club, Computer Society of India, GLA University Student Branch, Chapter Mathura, to you all. Not going into technical details, our club functions to join you, the budding technocrats, with a network of distinguished fraternity of famous IT industry leaders, brilliant scientists, and dedicated academicians. Today, the CSI has 72 chapters all over India, with 511 student branches and more than about 10,000 members working to develop professionally, get training and certification in futuristic areas. In short, we give the right direction in CSI so that knowledge can knock the best opportunity. Now, I would like to welcome our today's faculty, Mr. Lalit Dixit, who is a full stack trainer and have mastered the skill set of front end and back end. He has 10 plus years experience as a developer and trainer and presently working with Shape My Skills platform. Today, he is going to teach us about hypertext markup language, that is HTML, and its use in web development. HTML as a language must have been taught to you in some or the other junior classes that will help you all today to connect with the webinar. And even if not, then it is a wonderful opportunity provided by CSI to learn. You can drop your queries in the chat box while you will be muted throughout the webinar. Listening and learning from Lalit sir will be a wonderful opportunity for us. Now over to Lalit sir for the continuation of webinar. Thank you very much, sir. I would like to welcome everybody and very good afternoon everybody. अभी मैं आप सबको एक HTML के बारे में स्टार्टिंग करूंगा जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और उन सबको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लॉजिक को सुनते हैं समझते हैं लेकिन उसको लगा नहीं पाते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन और यूजेबिलिटी है दैट इज द मेन और इतने टाइम में हमने सिर्फ इस चीज को सीखा है कि हम कैसे बहुत सारी चीजों को ना करने के बजाय उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर करते हैं तो हमें चीजें भी काफी सिंपल लगती हैं और उसको करने का भी हमें मन करता है तो ओके तो इस पे अभी आप फोकस कीजिए इसमें जैसे मैं आपको पूरे पूरे प्रोग्राम्स बना दिखाऊंगा इसमें जो अभी मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसे तो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी जिन्होंने इतना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें ट्रेनिंग में अटेंड करने के लिए थैंक यू वेरी मच सो स्टार्ट करते हैं ओके तो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ सब हम यूज करके कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं तो अभी करते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर ऐड किया है फाइल में जाके ओपन फोल्डर तो इससे आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक फोल्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा अभी मैं यहाँ पे आपको एक राइट क्लिक करके इसका नाम रखा one.html देखिए बेसिकली क्या होता है HTML में जब भी आप हैं तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जैसा सर ने भी बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भी लैंग्वेज में रूल्स होते हैं अब जैसे मैं बोलता हूँ वेलकम टू सेशन दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल ओके तो अभी जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा तो इसको मैंने .html से सेव किया और इसी सॉफ्टवेयर में सिर्फ ये राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में भी है ऐसी फैसिलिटी लेकिन उसमें आपको पर तरीके से ओके ओके प्रियांशु मैं ट्राई करता हूँ कि वॉइस अभी ब्रेक ना हो तो अभी आप देखते हो तो जैसा आपने लिखा एज इट इज यहाँ पे विजिबल हो गया तो अभी जैसे हम चेक करते हैं कि यहाँ पर मैं आंसर्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे लास्ट मोमेंट पे अभी मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता रहे और उसमें आप काफी सारी चीजें अभी आपको सीखने को आपको मिले मतलब जितना आप पूरा एक मंथ में कर सकते हैं उतना मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं काफी लेवल तक उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो अभी देखते हैं इसमें तो जैसे भी हमने टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को लिखने के बाद एज इट इज वो टेक्स्ट हमारा विजिबल हो गया क्योंकि लैंग्वेज का मतलब होता है रूल्स और रूल्स कभी भी प्रिंट नहीं होने चाहिए उनको प्रोसेस करना आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वेलकम टू सेशन में मैंने यहाँ पे एक हेडिंग 1 टैग लगाया और हेडिंग 1 टैग लगाने से क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़ी हेडिंग बन गई
तो जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा साइज भी इसका इंक्रीज हो गया और ये एक पूरी लाइन को इसने ऑक्युपाई कर लिया। और जो नेक्स्ट लाइन है वो चाहे इसमें स्पेसिंग लेफ्ट साइड या राइट साइड पर है अवेलेबल, लेकिन वो फिर भी उसको शो नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर वो ऐड नहीं कर पा रहा है उसको एक लाइन में। तो इसका बिहेवियर जो है टैग का, इस टैग्स को हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका। तो ये जो टैग्स है, इन टैग्स का बिहेवियर होता है कि वो किसी तरीके से चीजों को बनाते हैं और डिस्प्ले करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिजाइन से समझाऊंगा कि कैसे आप चीजें बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं इसमें। तो अभी जरा हम इसको देखते हैं एक बार। अभी सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट के अंदर आपके पास कुछ ब्लॉक्स हैं, जैसे अभी हमने हेडिंग को यूज किया, ओके। ऐसे हमने कुछ बटन्स को यूज किया, ऐसे हमने कुछ पैराग्राफ को यूज किया, ऐसे हमने कुछ और सेक्शन बनाए, कुछ और सेक्शन बनाए, कुछ और सेक्शन बनाए। तो जितने सेक्शंस हमने बनाए, अभी कोई अगर बोलता है कि इसमें हमें वेबसाइट के अंदर एक लाइन में ऐसे कई सारे ब्लॉक्स चाहिए, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखते हो तो इसका साइज ही पूरी एक लाइन को लेके चल रहा है वेबसाइट में, तो इसको हम नहीं यूज कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं इसमें से कौन सा ब्लॉक उठाऊं, ये वाला अगर मैं ब्लॉक उठाता हूँ या फिर नीचे वाला ये छोटा ब्लॉक भी उठाता हूँ, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। और फिर इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो ये मेरी वेबसाइट बनेगी। अगर ये बाहर चला गया तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं। इसी तरीके से हमें पहले टैग्स को समझना पड़ता है कि जो भी टैग्स हम पाएंगे उन टैग्स को हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे और कहाँ पे उनका कैसा बिहेवियर होगा। आपको बनानी है, इसलिए ब्राउजर ने वो सब चीजें ऑलरेडी आपको बना के दी हुई है। और इसमें कई सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। मोजिला है इसमें, आपका एमटीएन है इसमें, W3C ORG है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो आपको सिमेंटिक प्रोवाइड करता है टैग्स को। कि जैसे आपने वेबसाइट तो कोई भी बना लेता है, लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर सेक्शन कहना क्या चाहता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे आप एक वेबसाइट के कई सारे पेजेस को स्टडी आउट करके ये बता रहे हो कि इस वेबसाइट का मीनिंग ये है या इस पर्टिकुलर पेज का मीनिंग ये है। जैसे किसी पर्टिकुलर पेज पे हो सकता है वो कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन दे, किसी पेज पे हो सकता है वो इंफॉर्मेशन किसी आर्टिकल के बारे में बताए। तो गूगल को उन सब चीजों का कैसे पता लगेगा कि कोई पर्सन इस वेबसाइट के अंदर उसको ये इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल मिलेगी। तो उसके लिए हमें सिमेंटिक सिमेंटिक यानी कि मीनिंग उसका क्या निकलना चाहिए, उस टाइप के टैग्स को हमें यूज करना पड़ता है। तो पहले हम बेसिक टैग्स को देखेंगे, फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग भी करेंगे, और फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के टैग्स को देखेंगे इसमें। अभी जैसे मैं यहाँ पे दिस इज वेलफुल को मैं बोलता हूँ, तो पैराग्राफ में मैंने इसे रखा, तो पैराग्राफ में रखने से ये नेक्स्ट लाइन में ही आया। लेकिन अभी जैसे मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी में आप कई बार देखते हो आपके कई सारे नोटिस भी लगे रहते हैं, तो उसमें आप मार्क यू टैग में जैसे आपके पास आता है कि एग्जामिनेशन डेट ऐसी है, तो एग्जाम डेट इज सोन, कोई भी डेट हो सकती है। तो जैसे आप इसको चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट चलता हुआ आ गया। हर एक टैग जो है इसके अंदर उसका बिहेवियर अलग है। हर एक टैग का जो यूज है, यूजेबिलिटी है, वो अलग है। अब यही पे मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़े पेज के अंदर मुझे नोट्स को मार्क करना है, तो एग्जैक्टली W3C ने सोचा कि मार्क नाम का ही टैग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमने बोला दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे ही जो भी टैग हम लिखेंगे, हर टैग को लेने का एक कॉन्टेक्स्ट होगा। इसने यहाँ पे मार्कर की तरह हाईलाइट कर दिया उसे। तो हमें तो ऑलमोस्ट सारे टैग्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टैग्स काम करते हैं और कितनी टाइप कैटेगरी के टैग्स होते हैं, और गूगल अभी अपने आप को कितना अपडेट कर रहा है उन टैग्स के ऊपर। तो उन टैग्स को भी जानना हमें जरूरी है कि नए टैग्स क्या है, क्योंकि गूगल का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि गूगल के पास तो सर्च करने के लिए बहुत सारे पेज हैं, और एक नॉर्मल से वर्ड के ऊपर भी उसे बहुत सारी वेबसाइट्स को देखना पड़ता है। तो वो भी अपना डिक्शनरी एक बना के रखता है कि इतने सारे पेजेस में से किसके अंदर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, किसमें टॉप हिट्स है। तो उसके हिसाब से वो आपको फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे चीजों को दिखाता है। तो जिसमें मीनिंग वगैरह अच्छा रहता है, जिसमें यूजेस ज्यादा होते हैं, तो उस चीज को टॉप सेक्शन पे रखता है। और उसको रखने के लिए हम कई सारी चीजों को फॉलो करना है होता है, और यही हमारा HTML से स्टार्ट होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहले हम बात करते हैं टैग्स की। तो टैग्स का जो स्ट्रक्चर है, पहले तो आपको एक फाइल बनानी है जिसमें आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2.html रखा,
कि हमारे पास काफी सीक्वेंस है, तो मैं इसमें एग्जाम्पल 1 2 3 करके नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा प्रोवाइड करूँ। तो आई थिंक अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टैग को लिखने का प्रोसीजर क्या होता है? टैग नेम। इसमें हमारे पूरे सेशन में कुछ चीजें चलेंगी कि जैसे हम उसको लिखते कैसे हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो जो लिखने का तरीका है वो आप कहीं पे नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ समझने के लिए वो बताया जाएगा कि इसको आप सिंटेक्स बोलोगे या फिर सबलाइम। ये सुमित, ये सबलाइम ऐप है और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, इवन नोटपैड में भी आपका वो टाइप हो जाएगा। तो ये जो टैग नेम है ये आपको इस टाइप से दिखेगा। अब वो टैग नेम से ही मिलेगा वो जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको H1 मिले, आपको वो H2 मिले, हो सकता है आपको वो इमेज नाम से मिले, हो सकता है वो आपको टेक्स्ट एरिया नाम से मिले। ओके, तो अलग अलग टाइप के टैग्स इसमें होते हैं। आपको हो सकता है एक इनपुट मिल जाए, हो सकता है आपको एक इमेज मिल जाए, हो सकता है आपको इसमें कलर मिल जाए, हो सकता है आपको इसमें फॉन्ट मिल जाए। तो कोई भी टैग हो सकता है। मतलब ये कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि आप इसके अंदर जो टैग्स लिख रहे हो वो कंपलसरी आपको इसी नाम से मिलेंगे। कुछ टैग्स का शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, कुछ टैग्स पर आपका पूरा नाम यूज किया जाता है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे, ओके, अभी साउंड आ रहा है विनय? तो अभी जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक सबको ऑडिबल है, एक बार कंफर्म कर सकते हैं तो मैसेज पे आप बता दीजिए। तो ओके, अभी आ रहा है रजत? आई थिंक एक बार सब कंफर्म करेंगे, साउंड अगर प्रॉपर आ रहा है तो। ठीक है, ओके, अभी क्लियर है। थैंक यू वेरी मच कंफर्म करने के लिए। ओके, तो अभी जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं तो टैग नेम हेलो का जो एक्चुअल सिंटेक्स है। ललित सर, Yes, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बैकग्राउंड में yes, नॉइस काफी आ रही है आपके, अभी जस्ट सही है ओके ओके, अभी ठीक है सर? सर। नॉइस आ रही है अभी भी आपके बैकग्राउंड में बहुत। ओके, अभी कंफर्म करना सर, अभी ठीक है? यस यस राइट, अब अच्छी है, अब सही है। ओके, थैंक यू, कंटिन्यू। ओके, तो अभी जैसे हमने ये टैग बनाया, तो इस टैग में अगर हम बात करते हैं तो इस टैग जैसे हमारे पास कई सारे टैग होते हैं। अभी हम एक एक करके सारे टैग्स को देखेंगे। तो जैसे अभी हमारे पास टैग नेम में आपको ऐसा मिलेगा, कई टैग ऐसे भी होंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू भी आपको मिलेगा। कई सारी प्रॉपर्टी आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगी कि उसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या लगी हुई है, जिसको हम एट्रीब्यूट भी बोलेंगे। और कई टैग आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसको हम ऐसे क्लोज करेंगे। तो जब हम इसे ओपन करते हैं, जब हम इसे क्लोज करते हैं, जब हम इसे ओपन करते हैं, जब हम इसे क्लोज करते हैं, तो उसके बीच में आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो, प्लस उसके अंदर आप कोई भी दूसरा टैग भी लिख सकते हो। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है HTML का। तो ये हमारा पेरेंट टैग हुआ, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे इंडेंटेशन के हिसाब से भी, और ये स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ यहाँ पर। इसके अंदर आप एक और टैग को भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हो, कोई भी टैग्स या फिर कोई दूसरा टैग भी लिख सकते हो। जरा हम इस पे टैग्स पे देखते हैं कि क्या क्या टैग्स अवेलेबल हैं। तो अभी हमने जैसे लिया हेडिंग टैग्स, तो अभी मैंने लिया कि टैग का जो नाम है वो क्या है। टैग तो है ही नहीं कि अगर मैं टैग लिखता भी हूँ, जैसे मैंने बोला हेडिंग 1 2 3 4 5 6, इवन 7 8 भी रख लेते हैं हम। तो ये जो टैग के बीच में हमने कंटेंट लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा है। मेन ये है कि आप इसको कैसा विजिबल पाओगे, क्योंकि एक जनरली हेडिंग को ये एक लाइन में दिखा रहा है, और जबकि जनरली क्या होता है कि हेडिंग एक लाइन में नहीं आती। तो हेडिंग को एक लाइन में नहीं आना चाहिए, उसके लिए टैग उसने बनाया हुआ है। इन टैग्स का नाम है H। और किस नाम से ये टैग है ये, okay,
सो अभी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास ये हेडिंग 1 to 9 हमने लिख दिया, लेकिन ये जो हेडिंग 1 to 9 लिखा हमने, इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग 1 से लेके 6 तक हमें अवेलेबिलिटी हुई। 7, 8, 9 को इसने एक लाइन में रखा, मतलब जो टैग हेडिंग है वो सिर्फ 6 तक अवेलेबल है। आप 7, 8, 9 लिखोगे, आप इवन इसमें ललित भी लिखोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्राउजर में तो वो हर एक टैग की डेफिनेशन रखता नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अननेसेसरी टैग बना भी दोगे तो उस टैग को ये डिसेबल नहीं करेगा, ये बोलेगा कि ठीक है, ये एक लाइन में मैं आपको शो कर देता हूँ, ये जनरल एक टैग है, लेकिन ये मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ये उसको शो नहीं करेगा। तो सपोज अभी हम देखते हैं हेडिंग 9, तो नाम आप चाहे कुछ भी लिखो, आपको प्री डिफाइंड नाम्स का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नाम हमारे पास प्री डिफाइंड है, और वो हमें तभी पता लगेंगे जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। प्लस हम 4 में आते हैं, तो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, कई सारे इनपुट भी होते हैं, जैसे टाइप टेक्स्ट हो गया, कलर हो गया, रेंज हो गया, डेट हो गया। ठीक है, इसमें हमारे पास चेक बॉक्स हो गया, इसमें रेडियो हो गया, इसमें फाइल हो गया। अभी आप देखोगे जैसे 4 में, तो आपको ये कई सारे इनपुट भी शो करेगा, जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें आप कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे चेक बॉक्स कर सकते हो, यहाँ चेक अनचेक, यहाँ पे फाइल चूज कर सकते हो आप कोई भी अपलोड करने के लिए। ओके, तो वो सब इसमें अवेलेबिलिटी रहती है। अभी अगर हम इसमें जाएं आगे वाले पार्ट पे, तो 5 में हम आए, 5.html। तो अभी हमने इसमें क्या किया, हमारे पास इसमें बोल्ड टैग भी होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही टाइप के टैग होते हैं, अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा सा टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, लेकिन आप बी नहीं यूज करोगे, आप स्ट्रॉन्ग यूज करोगे, क्योंकि जो गूगल का सर्च इंजन है वो अभी स्ट्रॉन्ग टैग को ज्यादा प्रेफर करता है। अगर वहीं पे उसे कुछ स्ट्रॉन्ग टैग मिलता है तो उस बात का थोड़ा सा वो लेके चलता है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट एम्फसाइज किया। तो अभी अगर हम उसको देखते हैं, तो आगे चलते हैं इस चीज के ऊपर। यहाँ पे हमने यू दिया, जो कि हमारा अंडरलाइन टैग है। ऐसे हमारे पास एक साइटेशन टैग भी है, एक हमारे पास इटैलिक टैग भी है, और एक ऐसे इंसर्ट टैग भी है। तो अगर आप अंडरलाइन और इंसर्ट को देखते हो, तो आपको दोनों टैग्स में एक ही टाइप का कंटेंट स्टाइल मिलेगा। साइट में और इटैलिक में अगर आप देखते हो, तो आपको दोनों में सेम कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। अभी आप देख सकते हो कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों एक ही काम कर रहे हैं, अंडरलाइन और इंसर्टेड एक ही काम कर रहे हैं, साइट और इटैलिक एक ही काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ, तो मार्क हमारा येलो कलर को प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड में, चाहे आप इसमें कुछ भी लिख लो। जो भी आप इसमें लिखोगे उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो ये आपको बैकग्राउंड वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे 6 में जाता हूँ, तो हमारे पास एक डेल भी होता है, एक हमारे पास कोड भी होता है, एक हमारे पास टीटी भी होता है, जो होता है टेली टाइप राइटर। एक हमारे पास इसमें आउटपुट टैग भी होता है। जैसे आप कई सारी वेबसाइट पे देखोगे कि आपको कुछ सर्च करने पे आउटपुट दिखाता है, तो जब वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी आंसर सर्च करता है इंटरनेट पे, गूगल, आप लिखते हो कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, इस प्रोग्राम का कुछ मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, तो आउटपुट टैग में उसको फाइंड आउट करता है। तो अगर आपने आउटपुट टैग में उसे नहीं लिखा है, तो आपकी सर्चिंग जो है फर्स्ट नंबर पे नहीं आए। तो अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपके पास क्या है, डिलीटेड में थोड़ा सा स्ट्राइक थ्रू आ गया है, यहाँ पे कोड में थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो गया, टेली टाइपराइटर में फॉन्ट चेंज हो गया, और आउटपुट में कुछ भी डिजाइन नहीं हुआ, वो नॉर्मल है। देन हम इसमें आते हैं 7 पे, तो यहाँ पे हमारे पास बुलेट लिस्ट भी होती है। बुलेट लिस्ट के लिए हम दो टाइप की लिस्ट यूज करते हैं, यूएल और एलआई, यूएल और ओएल। तो यूएल में जैसे हमने लगाया, तो यूएल में हमने लिखा लिस्ट आइटम, तो ये सारे लिस्ट आइटम होते हैं, और इन सब में बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आपको मिलेगा। जैसे हम एमएस वर्ड में लिखते हैं, कोई भी सेलेक्ट करके उसमें बुलेट्स टाइप आ जाती हैं। इन बुलेट्स का भी आप टाइप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, सर्कल और स्क्वायर, वो एक एट्रीब्यूट है जो आप लगा सकते हो एज अ। तो टाइप एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप सर्कल लगा सकते हो, सर्कल लगाने से सर्कल हो गया, आप देख सकते हो।
स्क्वायर आप लगाएंगे तो स्क्वायर के अंदर आपको स्क्वायर टाइप का ये दिखाएगा। पहले बाय डिफॉल्ट जो होता है इसमें वो डिस्क होता है, अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आपको ये फिल्ड सर्कल को शो, इसको हम डिस्क बोलते हैं। देन इसी में अगर आप यूएल की जगह ओएल लगा देंगे तो यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो टाइप में हमने इसे 1 दिया और बाय डिफॉल्ट भी ये 1 ही होता है। जैसे हमने इसे ए दिया तो ये एबीसीडी आ गया, हमने अपर केस ए किया तो ये एबीसीडी अपर केस में आ गया, हमने इसमें आई दिया तो आई करने पे ये रोमन्स में आ गया, और अपर केस आई दिया तो अपर केस रोमन में आ गया। और अभी आप चाहते हो कि नहीं थर्ड नंबर पे आपको नंबर चाहिए तो आप इसमें भी एट्रीब्यूट लगा सकते हो। टाइप जैसे आपने 1 लगाया तो आपको टाइप 3 नहीं लिखना है, टाइप 3 इसमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं होता है। आप टाइप 1 करो तो इसके अंदर आपको ये 1 के हिसाब से 1 2 3 थर्ड नंबर पे इसको शो कर देगा। इसीलिए हम इसे लिस्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें सीक्वेंस को ये रिमेम्बर करके रखता है। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टाइप इक्वल टू ए, तो ये किस हिसाब से आना चाहिए, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर सिर्फ ये ई शो करेगा, बाकी जगह पे तो वो रोमन वाला ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ई आ गया। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने हर एक वेबसाइट में जैसे एक मेन्यू होता है कि होम है, कॉन्टेक्ट है, अबाउट है, सर्विसेज है, के कोर्सेज है। यहाँ पे हमने बोला कि इस कोर्सेज में हमें एक और लिस्ट चाहिए तो हम उसको भी लगा सकते हैं। सभी आप देख रहे हो कि नॉर्मल बुलेट्स आ गए हैं यहाँ पे, और जैसे आप इसमें जाएंगे कोर्सेज के अंदर तो आप इसमें एक और बुलेट लिस्ट लिख सकते हो। तो मैंने बोला वेब डिजाइनिंग हो गया, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, तो अभी आप देखोगे तो इसके अंदर ये बुलेट अपने आप इसने स्टार्ट कर दिया। अब वेब डेवलपमेंट में भी आपको अगर कुछ बनाना है तो आप इसके अंदर भी बना सकते हैं। तो आप इसमें एक और यूएल स्टार्ट कर देंगे तो इसमें आपने बोले जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, नोड है, रिएक्ट है, एंगुलर है, ओके, नोड एक्सप्रेस है, मोंगो डीबी है, माई सीक्वल है, जितनी भी चीजें आप लगाना चाहें कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये फिर स्क्वायर में हो गया। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये सीक्वेंस चल रही है। अगर हाँ देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने एट्रीब्यूट गलत लिखा है, अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि सपोज आपको तो सर सब कुछ पता है, अगर हमने गलती से कुछ गलती कर दी तो क्या होगा। अब जैसे मैंने टाइप की जगह टाइप 1 कर दिया, तो टाइप जब मैंने लगाया तो टाइप 1 से क्या हुआ कि ये 1 2 3 में आ गया, क्योंकि ये यूएल है तो हमें हर जगह ओएल लिखना पड़ेगा। तो अभी हमने ओएल लिखा और ओएल में मैंने 1 कर दिया तो यहाँ सब जगह पे 1 आ गया। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, अगर मैंने यहाँ पे ए कर दिया तो ए करने पे क्या होगा, एबीसीडी आ जाएगा। ठीक है, तो एबीसीडी आ गया। लेकिन अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने गलती कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे ललित लिख दिया, तो क्या हुआ इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि आप एट्रीब्यूट का नाम गलत लिखोगे तो इन एनी केस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राउजर उसको दिखाएगा आपको जरूर। हो सकता है उसमें एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसा आपको चाहिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके ऊपर आपको डिजाइन भी बना के दिखाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी इसमें हमने जैसे टाइप को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइप हमारा जैसे 1 है तो 1 लगाने पे ये 1 2 3 हो गया। तो जैसे आप बुलेट देख रहे हैं MS वर्ड में ये काम हम टाइप करके करते हैं, यहाँ पे हमें कोडिंग से करना पड़ रहा है। कोडिंग से हम उसको इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम कस्टम कुछ भी बना सकें, कि कल को हम इस डेटा को डायनेमिक भी कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने एक फॉर्म का डिजाइन बनाया और उस फॉर्म को आपको डायनेमिक करना है, कि मतलब वो 1000 स्टूडेंट्स का डेटा रखे, तो वो डिजाइन जो है आपका वो स्टैटिक हुआ, फिक्स हुआ, एक बार बनाया गया, लेकिन उसको डायनेमिक आपने किया डेवलपमेंट के थ्रू, उसके अंदर आपने डाटाबेस से कनेक्ट कर दिया, वैल्यू आ रही है उसमें। तो अभी हम 9 पे आते हैं। तो हमने 9 पे बोला कि हमारे पास इसके अंदर एक मार्क्यू टैग भी होता है। तो मार्क्यू टैग जो होता है उसमें क्या होता है हमारे पास, कि ये मूविंग टेक्स्ट होता है। तो मूविंग टेक्स्ट लिखने से तो ये मूव करेगा नहीं, ये हम देखते हैं 9 में। तो मार्की टैग में जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो मूव करने लग जाता है राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट इसकी डायरेक्शन हुई क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने इसकी डायरेक्शन राइट कर दी तो राइट करने पे क्या होगा, ये राइट साइड की तरफ जाएगा। अगर आपने इसे बोला कि नहीं अप भेजना है तो टॉप आप करोगे तो टॉप का मतलब पोजीशन है ना कि डायरेक्शन। तो आपको अप जाना है तो अप के केस में ये ऊपर जाएगा। सभी देख सकते हैं आई थिंक।
जैसे मैं इसे डाउन करूंगा तो डाउन में ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। और इसमें आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने स्पीड लिखा, तो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने कि अगर हम इसमें एट्रीब्यूट का नाम गलत लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें स्पीड चेंज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मैं यहाँ स्पीड चेंज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा है ये वैसे स्पीड जो मैं लिख रहा हूँ 130, तो इसमें स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ा है, जैसा वो चल रहा था उतनी ही स्पीड में वो चल रहा है। बाय डिफॉल्ट ये 10 रहता है। तो ये स्पीड एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, होता है स्क्रॉल अमाउंट। जैसे आप स्क्रॉल अमाउंट लिखेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हर एक की स्पीड अलग है। तो अभी आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्पीड सबकी अलग अलग है, तो वो हम बना सकते हैं। प्लस हमारे पास एक बॉडी टैग भी होता है जिसमें हम ये सब लिखते हैं। उसका एक बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है जिसको आप येलो लगा सकते हैं, कोई कलर लगा सकते हैं, जैसे येलो हो गया तो येलो हो गया, सियान किया तो आसमान जैसा कलर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप पर्पल कर देंगे तो पर्पल कलर आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे टोमेटो कर देंगे तो आप टोमेटो कलर आ जाएगा, यहाँ पे आप ऑरेंज कर देंगे तो ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो ये सब चीजें, गोल्ड भी कलर होता है इसमें, गोल्ड का भी कलर आ जाएगा। वैसे येलो में उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट ये भी कलर आपका आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमने ये बनाया। जैसे अभी अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज कि मेरे पास एक डेटा है, उसका मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल का भी कॉन्सेप्ट होता है इसमें। जैसे भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल है, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। तो सपोज जैसे मैंने इस डेटा में कुछ फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने बोला कि ये मेरा नाम है, तो ये जैसे हमारे पास नाम है, इसमें हमारे पास सबका नाम अलग अलग है, और जिसका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी अलग है। कोई भी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी जैसे इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे तो इस टेबल का एक पूरा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें जो ये वाली हेडिंग्स हैं ये आपकी बोल्ड हैं, प्लस ये एक पूरी लाइन है, तो इस पूरी लाइन का एक टैग होगा, ये भी सारी एक लाइन है, और ये पूरी टेबल का एक बॉर्डर भी होगा। तो ये चीज हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, लेकिन हमें प्रोग्रामिंग से कैसे करना है उसके लिए हमें जरूरत है इसकी। तो हमने एक बनाया 10.html, इसमें हमने बोला कि एक टेबल है, टेबल में हमने बनाया पहले ऊपर का सेक्शन, फिर बनाया नीचे का सेक्शन। तो ऊपर के सेक्शन में क्या है, ऊपर के सेक्शन में है आईडी, नेम और ईमेल। नीचे का जो सेक्शन है उसमें क्या है, वन, डेमो1, डेमो1@gmail.com। तो अगर आप ये देखते हैं इसको 2, 3, 4, 5, आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं, क्लास नेम लिख सकते हैं, क्लासेस में जो आपके फ्रेंड्स कलीग्स होते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, वो कोई कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं। तो आपको वो आइडिया मिलेगा कि कैसे ये चीज चल रही है। तो अभी अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं 10 के अंदर, तो आप देखोगे कि हमें एग्जैक्टली वैसी टेबल तो नहीं मिली, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर काफी हद तक वैसा आ गया। तो अभी अगर कोई बोलता है तो ये भी बोल सकता है कि सर ये तो बोल्ड से भी लिखा जा सकता है, तो टेबल में बनाने का क्या फायदा। बिल्कुल सही बात है, ये चीज हमारी बोल्ड टैग से भी आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे नेम की जगह बोल देता हूँ फुल नेम, तो बोल्ड टैग में तो क्या होगा, वो उतना ही रहेगा, नीचे वाला एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख सकते हो आप पूरा एडजस्ट हो गया है, इसलिए हम टेबल को यूज करते हैं इस टाइप के डिजाइन को करने के लिए। तो इस चीज में अगर हम देखते हैं तो टेबल टैग तो हमारा पेरेंट हुआ, उसके अंदर टी हेड हमारा ये सेक्शन हुआ। मैं एक बार इसमें भी बीजी कलर लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सिल्वर कलर लगाया है, ये पूरा टेबल हेडिंग वाला एरिया है। अगर मैं इस पूरे टी बॉडी की बात करता हूँ तो इसमें भी मैं कलर लगा सकता हूँ। टी बॉडी में मैंने बीजी कलर दिया जैसे येलो का। तो जो सिल्वर पार्ट है वो हमारा हेडिंग है, जो येलो पार्ट है हमारा वो बॉडी पार्ट है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर लाइन का करना चाहते हो उसका भी कलर अवेलेबल है। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे आपको बीजी कलर करना है सियान का, तो पहली लाइन का कलर सियान हो गया। आपको किसी पर्टिकुलर सेल का करना है तो टेबल डेटा यानी टीडी यानी टेबल डेटा, उसमें भी जाके आप कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बीजी कलर किया कि मुझे यहाँ पे ऑरेंज कलर चाहिए,
तो ऑरेंज कलर में क्या हुआ, ये ऑरेंज कलर में आ गया। बाकी कोई भी कलर है, कलर बहुत सारे होते हैं। जैसे अब आप बीजी कलर में लिखते हैं तो लाइम भी एक कलर होता है, तो वो भी अपने पास आ गया। अब इस पूरे टेबल के अंदर मैं बॉर्डर रखना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। बॉर्डर जैसे मैंने इसे 1 दिया, तो ये एट्रीब्यूट है। अभी आप देखोगे बॉर्डर हमारे पास विजिबल है, इसमें अलाइनमेंट नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में उसे लेके जाता है। आप इसे राइट भी कर सकते हैं, तो ये राइट साइड भी आ जाएगा। फिलहाल हम इसको सेंटर में रखेंगे। अब जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर का जो स्पेस होता है वो भी हमें इंक्रीज करना है, तो उसके लिए होती है सेल पैडिंग। जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 आ गया, तो अंदर से स्पेस भर गया। अगर आप उसके बाहर की गैपिंग करनी है तो उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। आपने कोई भी सेल स्पेसिंग लिखी तो वो भी आ गया। अब इसमें आप चाहते हो कि नहीं ये बॉर्डर हमारा 1 ही क्यों है, 2 ही क्यों है, तो इसके अंदर हम इसमें बॉर्डर को 10 या 11 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा बड़ा बॉर्डर हो जाएगा। और बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वो खराब लगेगा, इसीलिए उसको लगाया नहीं जाता। आप लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नंबर्स के साथ, कलर्स के साथ, कि उसको करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो अभी अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास जैसे ये आ गया, तो अभी हम आते हैं इसमें टेबल बॉर्डर, ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने 2 रख दिया इस पे। और जो ये बॉर्डर स्टाइल है, ये आपका ग्रुप बॉर्डर स्टाइल है। जैसे आप देख रहे हो शेडो इसके अंदर, तो अब आप ब्लैक पे तो शेडो लगा नहीं सकते, तो कोई कलर आपको अगर शेडो का देखना है तो आपको कलर उसका दूसरा लेना पड़ेगा ब्लैक के अलावा। तो वो चीज भी बहुत जरूरी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। सपोज हम बोलते हैं कि ये टेबल हमारे पास बनी, तो इस टेबल में ये क्या था, टी हेड था टेबल टैग के अंदर। टी हेड मतलब टेबल हेडर्स, तो टेबल हेडर्स के अंदर टी आर आया, जिसमें लाइन में हमने ये लिखा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका बोल्ड है, इसलिए हमने टी एच यूज किया। टी एच मतलब टेबल हेडिंग। तो टेबल की हेडिंग तो हमेशा बोल्ड ही दिखनी चाहिए, जो डेटा आप इन्वेंट्री का देखोगे तो उसमें आपका बोल्ड में ही डेटा दिखना चाहिए। देन हम आए 11 में, और हमने क्या किया कि यहाँ पे हम इमेजेस भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए हमारे पास एसआरसी और अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट होता है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। तो ये सारे एट्रीब्यूट जब मैंने लगाए 11 के अंदर, तो इमेज तो अभी अपन अपने पास आई नहीं। हमने क्या किया, यहाँ से राइट क्लिक करके इमेज को कॉपी किया हमने, कॉपी इमेज एड्रेस, और कोई भी इमेज का एड्रेस हम ऐसे लगा सकते हैं। बट कॉपीराइट का भी ध्यान रखना है, मेरे को सर से परमिशन है इसलिए मैं लगा सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी इमेज को आप कई बार यूज कर सकते हैं। तो अभी सपोज मैं खाली एसआरसी से लगाता हूँ 2 3 4, तो जितनी भी इमेजेस हैं मेरी, इन इमेजेस में मैं विड्थ हाइट भी लगा सकता हूँ। तो विड्थ जैसे मैंने एक में 100 रखा, एक में 200 रखा, एक में 300, एक में 400, तो वो इंक्रीज भी हो गया। कम से कम साइज और मैक्सिमम साइज भी हमारे पास हम ज्यादा भी बड़ा कर सकते हैं। हम इस पे 800 भी कर सकते हैं, कोई 1000 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। अगर आपके लोकल सिस्टम में फाइल रखी हुई है, जैसे हर एक के विंडोज 10 सिस्टम में क्या होता है, आप रन में जाके वेब पे लिखोगे, तो ये भी एक इमेजेस होती हैं स्क्रीन के अंदर, ये भी इमेज आप यूज कर सकते हो जो कंप्यूटर में होती है। जैसे अभी ये इमेज को अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ क्रोम के ऊपर, तो आपको एक नए टैब पे ये मिल जाएगा। तो ये जो भी लोकेशन है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, और इसको भी एज अ इमेज में यूज कर सकता हूँ। तो जैसे अभी मैं 12 में यही यूज करने वाला हूँ, तो इमेज मैंने ये लगा दी। तो अब क्या हुआ, 12 के अंदर हमारे पास इमेज आ गई, पर ये इमेज बहुत बड़ी आई, इसलिए हम इसका, एक सेकेंड, किसी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, नहीं नहीं, देखिए इमेज तो जैसे भी आप करेंगे, तो वो पीएनजी जेपीजी कुछ भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेपीईजी भी आता है हमारे पास, जीआईएफ भी आता है, पीएनजी भी आता है, टिफ भी आता है, पीएसडी भी आता है, सीडीआर भी आता है। पीएनजी में होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इसका मतलब उसमें आप ट्रांसपेरेंसी को रिजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। जेपीजी होता है हमारा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसमें आप कई सारी इमेजेस की लेयर को एक जगह पे रखते हैं। तो जेपीजी पीएनजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली जो इमेज है हमारे पास, जो शेप माई स्किल से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आई थी 11 के अंदर, ये हमारी पीएनजी थी, ठीक है।
तो ये पीएनजी इमेज हो, अभी हमारे पास ये जेपीजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक पीएनजी और जेपीजी दोनों लगा के दिखा देता हूँ। जैसे भी हमारे पास ये पीएनजी है, तो पीएनजी और जेपीजी से कोई उसमें इशू नहीं रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे चलाते हैं इसे, तो अभी अगर हम यहाँ पे इमेज देखते हैं तो ये इमेज हमारी पीएनजी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपने पास रहेगा, तो पहली इमेज ये आई, दूसरी इमेज नीचे आई, लेकिन इमेज का तो साइज फिर अलग है काफी। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम विड्थ दे सकते हैं। तो विड्थ हमने इसमें 100 लगाई, और ये अपना एसआरसी है। तो अब अगर आप देखेंगे तो दोनों इमेज एक साथ आपको दिख जाएंगे, और वो भी कम साइज। लेकिन इसी में क्या है, 100 भी है, 200 भी है, 300 भी है, 400 भी है, 500 भी है। अब ये जो इमेज आपने लगाई है, इन इमेज का साइज होगा अलग अलग। तो सपोज अगर मैं 500 को हटा देता हूँ और इस इमेज को रखता हूँ, तो अब ब्राउजर ने जब ये चीज बनाई तो उसे ये लगा कि हो सकता है किसी पर्सन को इमेज बिल्कुल ऊपर रखनी हो या बीच में रखनी हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए बोलता है कि जैसे आपको किस इमेज को ऊपर रखना है, बीच में रखना है, पहले वाले को रखना है। तो आपने इसमें अलाइन लगाया टॉप, तो अलाइन टॉप लगाने से क्या हुआ, सबसे ऊपर चली गई, जो सबसे मैक्सिमम हाइट की इमेज है उसके हिसाब से। तो वो अपना जो ये सबसे राइट साइड में इमेज है, इसी के हिसाब से ये टॉप मोस्ट सेक्शन पे जा रहा है। इस पे अगर हम इसमें मिडल लगा देंगे, तो मिडल लगाने से बिल्कुल बीच में आ जाएगा, इसकी एवरेज हाइट कैलकुलेट करके। तो इसकी जो हाइट है कम से कम वाले की, उसकी हाइट का 50% अगर मैं देखता हूँ, तो ये हमारे पास मिडल है। और बॉटम अगर हम रखते हैं, तो बॉटम ये सबसे मैक्सिमम हाइट वाले के हिसाब से चलेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो राइट साइड वाली इमेज है, उसके हिसाब से सबसे बीच में आ गया। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट का भी एक एट्रीब्यूट होता है। इन एट्रीब्यूट्स में और इन टैग्स के अंदर जिस टाइप का टैग है उसका कोई बिहेवियर होगा, और हर टैग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी होगी जो हो सकता है दूसरे में ना अवेलेबल हो। जैसे हेडिंग में हो सकता है आपको विड्थ का एट्रीब्यूट ना मिले, एसआरसी एट्रीब्यूट ना मिले। तो हर एक एट्रीब्यूट को इसने कंप्यूटर ने W3C वेब ने अपना बना के रखा हुआ है, उसका एक फॉर्मेट रखा हुआ है कि इसमें बाय डिफॉल्ट ये एट्रीब्यूट होंगे ही होंगे। और इसको करने के बाद ये कंप्यूटर पे कुछ ये ड्रॉ करेगा। तो वो जो चीज जो ड्रॉ कर रहा है उस फॉर्मेट को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का डिस्प्ले सेम है, हर एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सेम है। तो अगर हम उसमें चेंज करते हैं तो वो बोलता है कि आप इसको डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन के लिए मैं सेपरेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप डिजाइन नहीं करना चाहते और बेसिकली अगर आपको सिर्फ कुछ अपना डॉक्यूमेंट बनाना है वेबसाइट का, इसका आप सिर्फ एक वायर फ्रेम बनाना चाहते हो कि सिर्फ उसमें आपको चीजें ढंग से क्लियर हो जाए, किसी को आपको बना के देना है वेब पे, इंटरनेट पे लगाना है उसे, तो उस केस में ये काफी हेल्पफुल होता है। तो अभी अगर हम देखते हैं HTML में, तो हमारे पास इमेजेस का कॉन्सेप्ट आया है। अब हम इसमें ऑडियो को भी लगा सकते हैं। ऑडियो के लिए हमारे पास क्या है, ऑडियो में जैसे मैंने बोला कि 13, तो ऑडियो टैग होता है इसके लिए। ऑडियो टैग में लगाने से क्या होता है कि आपको ऑडियो प्लेयर टाइप का कुछ दिखाई देगा। तो ऑडियो जो है अभी वो दिख नहीं रहा है, तो सर यहाँ पे आपने बताया भी नहीं कि ऑडियो किस ऑडियो को प्ले करेगा। तो उसके लिए हमारे पास इसी कंप्यूटर में मीडिया नाम से एक फोल्डर होता है, जिसमें आप ऑडियो को ढूंढ सकते हो। यहाँ पे अलार्म और कई सारी ऐसी होती हैं। चीम्स को मैं यूज करता हूँ, chimps.jpg, chimps.wave। इस यूआरएल को भी मैं कॉपी कर सकता हूँ और अपने किसी टैब में इसे लगा सकता हूँ। तो अभी जैसे ये आ गया हमारा, इसे मैंने बैक किया, फिलहाल यहाँ पे नहीं आया, तो इसका एसआरसी में लगा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि एसआरसी नहीं लगाना और फिर भी ऑडियो प्लेयर देखना है, तो इसके लिए आप कंट्रोल्स लगा सकते हो, इक्वल टू ट्रू। तो कंट्रोल्स ट्रू लगाने से क्या होगा, ये कंट्रोल्स दिख जाएंगे। तो कंट्रोल्स जो दिखेंगे उस कंट्रोल्स पे, तो अभी अगर हम बोलते हैं कि हमने वो एक सेकंड, तो अभी जैसे हम इसमें बोलते हैं, अभी जैसे हम इसमें बोलते हैं कि हमने ऑडियो प्लेयर तो लगा दिया, लेकिन इसका हमें ऑडियो प्ले भी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एसआरसी लगा सकते हैं। तो एसआरसी मतलब सोर्स।
कि उसका सोर्स क्या होगा, किस सोर्स को वो प्ले करेगा। तो वो एक एक्चुअल लोकेशन होनी चाहिए, चाहे जो इंटरनेट पे या किसी पे भी हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे प्ले किया, तो आई थिंक ऑडियो सबको, मुझे एक बार स्टार्ट के देखता हूँ। तो अभी ये हमारे पास प्ले हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्ले होने के बाद ये अपने पास लूप में रहे। लूप मतलब लूप इक्वल टू ट्रू किया मैंने, तो लूप ट्रू का मतलब क्या होगा कि ये प्ले करेगा और रुकने के बाद रुकेगा नहीं, ये प्ले करता ही रहेगा। जैसे आप देख सकते हो अपने आप ऑटो प्ले हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है। आप इसमें चाहते हो कि नहीं, आपको इसमें आवाज नहीं चाहिए, तो म्यूटेड लगा सकते हो। म्यूटेड इक्वल टू ट्रू लगा दोगे तो म्यूटेड ट्रू में क्या होगा कि म्यूटेड रहेगा, देख सकते हो आप। तो म्यूटेड रहेगा हमेशा, चाहे आप कितनी, अब मैं जितनी बार रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि कई सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा पीछे वीडियो चलता है तो उस वीडियो को आवाज नहीं रहती है, बस वीडियो चल रहा होता है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट अपना यूज किया जाता है। बाकी इसमें हमारे पास वीडियो में भी सेम सिस्टम है। वीडियो के लिए अगर हम बनाते हैं 14.html, तो वीडियो टैग में हमने क्या किया, सोर्स रखा उसी इमेज का, और इसमें हमने बोला कि कंट्रोल्स को रखे ट्रू। तो अभी हमारे पास ये वीडियो आ गया, लेकिन इसकी विड्थ मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इंक्रीज हो, 600, 500 कुछ भी, यहाँ पे 800 भी रख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब ये तो हमारा ऑडियो है, ऑडियो को हम एज अ वीडियो यूज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस पे कोई थंबनेल टाइप का दिखे, तो उसको हम पोस्टर बोलते हैं। पोस्टर के लिए हमने कोई इमेज यूज की थी, उस इमेज को हम यूज कर लेते हैं। जैसे हमने आई थिंक यूज की थी 10 के अंदर, 11 में शायद। तो हम जैसे कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे मैं अपनी सिस्टम की लगा देता हूँ। तो सपोज मैंने ये वाली पीएनजी इमेज यहाँ पे लगा दी। तो पोस्टर लगाने से क्या होगा इसके अंदर कि आपको यहाँ पे पोस्टर दिख जाएगा। अगर ऑडियो नहीं होगा तो ऑडियो ना, नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये आपको बैनर को दिखाएगा ही दिखाएगा, जैसे कई सारे होते हैं उसमें, तो ये फैसिलिटी रहती है। सेम लूप इसमें भी अवेलेबल होता है, सेम म्यूटेड इसमें भी अवेलेबल होता है। तो अगर वीडियो होगा तो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो लगाना चाहूँ तो उसका बस वीडियो मुझे डाउनलोड करना है और उसका एसआरसी यहाँ पे लगाना है, तो वो काम हो जाएगा। 15 पे अगर मैं जाता हूँ, तो अभी हमारे पास जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अपना एक थोड़ा सा फॉर्म बनाना है रजिस्ट्रेशन टाइप का, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने एक टेबल बनाई, टेबल में मैंने टीआर और टीडी बनाया, इसमें मैंने बोला नेम है, और यहाँ पे मैंने एक इनपुट बनाया। तो इस इनपुट में मैंने बोला कि नेम है, ईमेल है, फोन है, पासवर्ड है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है। तो नेम लगाया मैंने यहाँ पे, ईमेल लगाया यहाँ पे, फोन लगाया यहाँ पे, पासवर्ड लगाया मैंने यहाँ पे, कंट्री लगाया मैंने यहाँ पे, सिटी लगाया मैंने यहाँ पे, स्टेट लगाया मैंने यहाँ पे। तो एक पूरा फॉर्म हम इसमें बना सकते हैं। एक टीआर टीडी में मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए सबमिट का, जो अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे 15 में देखते हैं तो हमें पूरा फॉर्म टाइप का बन के मिल गया। तो ये पूरा अपना एक अच्छे तरीके से फॉर्म भी बन गया, जिसको आप किसी प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो और अपना वैसे नॉर्मली भी बना सकते हो, जिसमें आपको कोई डिजाइन करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि सर ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैसे बात बनेगी। तो इसके लिए क्या है कि अभी सबमिट बटन में जो है, अगर मैं बीजी कलर लगाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे टोमेटो लगा दिया, या लाइम लगा देते हैं, लाइम लगा दिया, तो ये लाइम हमारा सिर्फ इतना सा बटन है, जबकि हम इसे बराबर करना है इस नेम और इस इनपुट के। तो उसके लिए हम, इसका डेटा कहीं नहीं जाएगा अगर आप इसे सबमिट करने पे किसी डाटा पे कनेक्ट करते हो, जैसे उसमें हम कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने इसमें कॉल स्पेंड किया कि 2 कॉलम्स के बराबर ये हो जाए, तो ये 2 कॉलम्स के बराबर हो गया। और अगर आप इसे 1000 भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो कॉलम है वो 2 ही है। तो अभी आपका, और 1 करेंगे तो ये 1 कॉलम के बराबर हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे 2 कॉलम्स के बराबर हो गया। बाकी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग तो हम इसमें लगा ही सकते हैं। तो सेल पैडिंग भी हमने लगाई तो अंदर से स्पेसिंग इंक्रीज हुई, सेल स्पेसिंग लगाई हमने तो इसमें गैपिंग स्टार्ट हुई। तो वही प्रोग्राम आपका काफी अच्छा बन गया, इसमें फॉर्म भी बनाने की आपको टेंशन नहीं।
लेकिन आपने कहा कि सर अब सपोज मैं यहाँ पे 16.html में जाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने बोला कि हेलो ऑल, हाउ आर यू, इज द सेशन गोइंग गुड, स्टूडेंट सेज आफ्टर वेरी लॉन्ग ब्रेक, सर यू आर टाइपिंग very fast, and after some time please type slow, and then thanks. So this is the way one student messaged. Okay, so अभी मैंने जैसा लिखा इसमें मैंने कोई टैग तो लगाया नहीं कि कोई स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, ना ही इसमें कोई क्लोजिंग टैग है। तो जैसा मैं लिखूंगा तो ब्राउजर क्या करेगा, इसको जितने भी ये स्पेस इसको दिख रहे हैं इन सब स्पेसिस को ये क्या करेगा, ट्रिम कर देगा, उनको खत्म कर देगा, और खत्म करके एक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्पेस। तो क्या होगा, सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्पेस को तो ये एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, एक से ज्यादा स्पेस को भी एक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मुझे इसे प्रिजर्व करके जैसा मैंने लिखा वैसा ही मुझे यहाँ पे शो करना है या प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एक टैग होता है प्री फॉर्मेटेड। तो प्री टैग में आप जैसा लिखोगे वैसा ही आपका ये फॉर्मेट बना के आ जाएगा एज इट इज। तो ये आपका एक काफी फैसिलिटी वाला काम है, क्योंकि इसका यूज करके आप सेम फॉर्म जो बड़ी मुश्किल से बना था वो बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने प्री टैग में क्या बोला कि नेम जो है आपका क्या है, इनपुट लिखा मैंने, ईमेल मैंने लिखा, फोन लिखा, पासवर्ड लिखा, कंट्री लिखा, सिटी लिखा, सिटी लिखा, स्टेट लिखा, जेंडर लिखा, यहाँ पे स्किल्स लिखा, फादर्स नेम लिखा, मदर्स नेम लिखा, कॉलेज नेम, कॉलेज यूनिवर्सिटी लिखा, और ये सब हमने लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि जैसा हमने लिखा, तो पहले वाले कोड से काफी ज्यादा इजी है ये, कि हमें सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ रहा है। तो यहीं पे जब मैं 17 में आया तो सेम कोड जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था टेबल के थ्रू, वो सेम यहाँ पे आ गया। आप चाहते हो कि इनकी गैपिंग भी प्रॉपर बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पहले तो लेफ्ट साइड पे इंडेंट कर दीजिए, आपका एज इट इज आ जाएगा। जितना गैप जिसमें चाहिए आपको सिर्फ उतना गैप वहां पे लगाना होगा, कि अभी तो सारे बराबर भी नहीं है। अभी मैं सबको स्पेस देके प्रेस करके बराबर कर रहा हूँ। डिजाइनिंग से हम इसमें कम टाइम में कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस, उसको हम सीएसएस बोलते हैं। तो अभी तो हमने एचटीएमएल ही देखा है, अभी हम सीएसएस पे आते हैं। अभी हमें और भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम जरा एक इनपुट को लेके आते हैं, जितने भी इनपुट हैं, और जब ये इसके बराबर हो जाएगा तभी हम इसको स्पेस को रखेंगे। तो जब मैंने सारे स्पेसिस को बराबर किया तो ये एग्जैक्टली उसी टाइप में आ गया। अभी आपने कहा सर कि इसमें गैपिंग भी हमें चाहिए, तो गैपिंग को कैसे उसमें करेंगे? तो गैपिंग के लिए क्या है कि आप इसमें थोड़ा सा एंटर प्रेस कर सकते हो, जिससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कम रख देता हूँ, तो जितना आपने स्पेस रखा वो सब इसमें एज इट इज आ जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे ब्राउजर ने इस चीज को किया, और आप खुद के किसी टैग में ऐसा डिजाइन कल को करना चाहो सीएसएस में, तो ये काफी हेल्पफुल चीज है। ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आपका एक फॉर्म भी तैयार हो गया, और बिना किसी डिजाइनिंग के। नहीं तो यही सेम काम डिजाइनिंग में अगर करना हो तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल ब्राउजर में जो डेटा दिखता है जैसा वो करता है तब आपको दिखाएगा। तो अभी आप देखोगे कि ये काफी हेल्पफुल टूल होता है। जहाँ ये पैनल हमने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके ओपन किया है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक HTML है जिसपे मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो ये पूरा ब्लू कलर कर रहा है। एक HTML है, तो HTML में क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ राइट साइड में उसका डिजाइन दिया हुआ है इसने। तो ये CSS है, जो डिजाइन उसने किया हुआ है, किसने किया हुआ है, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। तो यूजर एजेंट कौन है इस केस में, गूगल क्रोम है। हर एक का यूजर एजेंट अलग होगा, हर एक की अपीयरेंस ज्यादातर की सेम होती है,
लेकिन वो आपकी अलग भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कि वो सेम ही आपको सब में मिलेगी। वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। तो डिफरेंट ब्राउजर का अलग होता है, जैसे आप क्रोम में चलाओगे तो सफारी में हो सकता है बिल्कुल अलग दिखे, बटन जो है उसमें राउंडेड दिखाए, यहाँ पे आपका स्क्वायर दिखा रहा है। तो उस केस में हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे उसमें काम करेंगे। तो वो सब चीजें रहती हैं उसके अंदर। तो सपोज अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया कि हेड पे किया, तो आपने सर हेड तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हाईलाइट ही नहीं कर रहा, नीचे तो नहीं छुपा। हेड पे अगर आप जाते हो तो ये देखो, हेड पे इसने क्या किया है, डिस्प्ले नन, मतलब मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, उसका डिस्प्ले होगा ही नहीं। तो लेकिन फिर भी हेड जो होता है वो क्यों नहीं दिखता है, उसका रीजन ये है कि जितना ये पार्ट आपका दिख रहा है पेज के अंदर, ये सारा बॉडी पार्ट है। अगर आप इस पे माउस लेके जाओ तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ ऑरेंज कलर भी आ रहा है और कुछ ब्लू कलर भी आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप ऑरेंज कलर को देखते हो तो ऑरेंज कलर आपका एक मार्जिन है, यहाँ देख रहे हो स्क्रॉलिंग करके आ रहा है मार्जिन। और बॉर्डर आप देखो 0 है, पैडिंग आप देखो 0 है, कंटेंट विड्थ इसकी 1300 by 33 है, और 432 इसकी हाइट है फिलहाल के लिए। अगर आप इसे इंक्रीज करते हो तो ये ब्राउजर अपने आप कैलकुलेट करेगा उसे। अभी मैं इसे दोबारा देखता हूँ। वो तो फिक्स ही है हमारी, तो कंटेंट विड्थ तो हमारी HTML की चेंज होगी जितनी भी हम चेंज करेंगे इसमें। फिलहाल तो हमारी फिक्स है, जितनी हाइट है जिसने एरिया में कंटेंट लिखा हुआ है, तो वो सब भी चीज इसमें अपनी चलती है इसके अंदर। बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में किसी का भी पता करना हो, जैसे अब आप प्री में आए, तो प्री में आपने क्लिक किया जब, तो यहाँ आप देख सकते हो प्री में क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस है, और इसमें जो व्हाइट स्पेसेस हैं उसको ये क्या कर रहा है, प्रिजर्व करके चल रहा है। सिर्फ यही रीजन है कि ये आपको स्पेसेस को एज इट इज वैसा दिखा रहा है जैसा आपको चाहिए। बाकी टूल्स कई सारे हैं इसमें, होवर भी है जिसमें आप एक्टिव होवर और ये सब को पोज कर सकते हो और चीजों को देख सकते हो। हम CSS में उसको देखेंगे ही देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लासेस भी हम यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके से हम इसको चला सकते हैं और देख सकते हैं। और ये काफी हेल्पफुल चीज होती है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये पूरे स्पेसिस को इसने प्रिजर्व किया हुआ है। वहीं पे मैं अगर इनपुट का डिजाइन देखता हूँ, तो इनपुट के डिजाइन में अगर आप देखते हो, तो इनपुट के डिजाइन में हमारे पास क्या रहेगा, ये देखो आप क्या लिखा हुआ है, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स की जो इसका साइज होगा वो क्या होगा। और आप देख सकते हो कि इसका जो राइटिंग मोड है वो आपका हॉरिजेंटल टीवी है, मतलब टैब है, जो हॉरिजेंटली आप टैब प्रेस करके जाते हो उसके हिसाब से ये चलता है। तो अभी अगर हम इतना देखते हैं, वर्ड स्पेसिंग इसकी नॉर्मल है, ये सब अपने पास अवेलेबल है, बैकग्राउंड है, तो काफी चीजें इसमें आप देख सकते हो कि ये सब चीजें हमारी HTML की काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। इस पैनल को भी हम यूज करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो HTML में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये था HTML का थोड़ा बेसिक आइडिया। यहीं पे अगर हम CSS में जाते हैं, तो CSS में हम इसी डिजाइन को, यही जो हमने कंटेंट डिस्प्ले किया है इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसे 18.html में हम आए, तो हमने क्या किया, जैसे H1 टैग है, हमने बोला हेडिंग एग्जाम्पल, तो हेडिंग एग्जाम्पल में हमने कई सारे H1 टैग यहाँ पे बना दिए। और हुआ क्या, जब हमने 18 को चलाया तो ये कई सारे आ गए। तो डिजाइन करने के लिए इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, एक होता है इनलाइन स्टाइल या इनलाइन CSS भी बोल सकते हो आप उसे। तो ये जो चीज मैंने लगाई इसका मतलब है कि आपने इसे कमेंट कर दिया है, और इसका कोई भी मतलब ब्राउजर के लिए नहीं है, ये इसको प्रोसेस ही नहीं करेगा। ये प्रोसेस करेगा उस चीज को जो लिखी हुई है और जो कमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिखते हो, किसी भी स्टाइल आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का नाम जैसे कलर है, उसकी वैल्यू आपने रेड लिख दी, तो यहाँ सब पे कलर रेड हो गया। आप यहाँ पे येलो भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑरेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इसमें पर्पल भी कर सकते हो, यहाँ पे आप पिंक भी कर सकते हो, यहाँ पे आप सिल्वर भी कर सकते हो, ठीक है, या स्लेट ब्लू भी कर सकते हो। तो ये सारे कलर्स आपके अलग अलग टाइप के आ गए। प्लस आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको और भी प्रॉपर्टी लगानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने इतना सब लिखा है तो यहाँ पे आप इसके अंदर बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में जैसे हमने सिल्वर लिखा, तो बैकग्राउंड सिल्वर लगाने पे सबका बैकग्राउंड सिल्वर हो गया।
लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम है कि मैं इतना सब एक लाइन में तो नहीं लिख पाऊंगा, ना मैं इसे समझ पाऊंगा, राइट। तो अभी अगर हम इस पे जाते हैं तो हम इसको इनलाइन की बजाय दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इन लाइन, ये अब हमारा है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल का मतलब है, इंटरनल मतलब ये है कि इस पेज के अंदर ही ये सीएसएस चलेगा, मतलब इस पेज में, यानी कि इस प्रोग्राम में ही वो सीएसएस चलेगा, लेकिन हम इसमें एक एक लाइन में नहीं लिखेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक स्टाइल टैग लिखेंगे और इसके अंदर टैग का नाम लिखना होता है और प्रॉपर्टी लिखनी होती है और उसकी वैल्यू आती है। तो टैग का नाम जैसे हमारे पास h1 है, प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास कलर है और वैल्यू उसकी जैसे रेड है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सारे h1 टैग को सेलेक्ट करके कलर रेड कर देगा। आपने बोला दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड जैसे हमने येलो लिया तो बैकग्राउंड येलो भी हो गया। आप इसमें विड्थ चेंज करना चाहते हो, आप इसमें विड्थ भी चेंज कर सकते हो। आपने विड्थ भी चेंज कर दी, बहुत कम हो गई तो आप इसे 200 भी कर सकते हो। आप इसके अंदर गैपिंग करना चाहते हो, पैडिंग भी आप इसमें लगा सकते हो, कितनी भी 10 20 30 वो लगानी पड़ती है। आप इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हो कि इसको एक लाइन में लेके आना है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ये सब हमारे पास एक लाइन में भी आ गए। यहीं पे आप इसमें मार्जिन को अगर बोलते हैं कि मुझे 10 पिक्सल मार्जिन चाहिए, तो ये गैपिंग भी उसकी कर देगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगी होती h1 टैग पे तो वो कैसा दिखता। तो देखते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, तो h1 टैग पे मैं किसी एक पे आया। तो अगर कलर नहीं था तो उसमें क्या था, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर था। अगर बैकग्राउंड नहीं था तो बाय डिफॉल्ट क्या था, व्हाइट बैकग्राउंड था। तो मैं यहाँ पे राइट साइड पे चेक अनचेक कर रहा हूँ। विड्थ नहीं थी तो क्या थी, ये था। पैडिंग नहीं था तो क्या था, ये था। ये हमारा पैडिंग था इनसाइड से। और अगर उसका मार्जिन नहीं था तो क्या था, ये मार्जिन था। और डिस्प्ले अगर उसका इनलाइन टेबल नहीं था तो क्या था, और नेक्स्ट लाइन में दिख रहा था। विड्थ के बिना, बैकग्राउंड के बिना, कलर के बिना, राइट, पैडिंग के बिना और मार्जिन के बिना। तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर एजेंट ने दिया था, उसने दिया था 2em साइज, यानी कि एक em में होते हैं 16 पिक्सल और 2em में होंगे हमारे 32 पिक्सल्स। तो उसके हिसाब से इसने बोल्ड भी किया हुआ है इसे। तो हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं। और अगर आपको डिजाइन करने में प्रॉब्लम आती भी है तो आप इसकी प्रॉपर्टी जो बाकी टैग्स की है वो आप लगा सकते हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एक एग्जाम्पल बनाया था जिसमें हमने प्री टैग को यूज किया था। ये वाला जैसे हमारे पास था, तो इसमें क्या था, हमने कॉपी किया और यहाँ पे मैं 20 में आके मैंने बोला कि सपोज ये प्री टैग है। अब मैं 20 में जाता हूँ तो 20 में अगर मैं देखता हूँ तो प्री टैग का डिजाइन क्या बोलता है, प्री टैग का डिजाइन बोलता है कि व्हाइट स्पेस प्री करो। तो इसका स्टाइल, अभी तो मैंने बोला कि डिव है, तो डिव टैग में क्या होगा, सब कुछ, कोई डिजाइन उसमें प्रिजर्व नहीं रहता है, तो वो एज इट इज ऐसे दिखाएगा। इसमें कोई स्पेस को तो ये प्रिजर्व करता नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें स्पेस को प्रिजर्व करे, तो आप स्टाइल में बोल सकते हो कि डिव टैग पे आप ये प्रॉपर्टी लगाओ जो हमने प्री टैग के डिजाइन से कॉपी की थी। तो ये क्या करेगा, एज इट इज जैसा आपने बनाया वैसा का वैसा अपना आ जाएगा। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। प्लस आप इनपुट का भी डिजाइन करना चाहो तो इनपुट का भी आप डिजाइन एक ही बारी में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास देखोगे आप कई सारे इनपुट टैग हैं। तो इनपुट टैग पे आपको डिजाइन करना है तो आप क्या करोगे, टैग का नाम लिखो, प्रॉपर्टी का नाम लिखो और वैल्यू का नाम लिखो। तो टैग का नाम क्या है, इनपुट टैग। कौन सा है इनपुट टैग, ये वाला है इनपुट टैग। प्रॉपर्टी क्या है उसकी, प्रॉपर्टी है उसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपने दिया सिल्वर कलर, तो आया सिल्वर कलर, बिल्कुल आया। आपने इसमें दिया पैडिंग, तो पैडिंग से ये पैडिंग इंक्रीज हुई हमारे पास। और विड्थ अगर हम देते हैं, जैसे मैंने इसे 100 पिक्सल विड्थ दी तो ये 100 पिक्सल हुआ। 200 दिया तो ये 200 हुआ। 300 दिया तो 300 दिया। और अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कितना पिक्सल लगाना है तो आप परसेंटेज में भी देख सकते हो। 100% करने पे पूरा वहां तक चला जाएगा
और अगर डिस्प्ले ब्लॉक आप कर देते हो उसे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, जो कि हमारा हेडिंग का डिजाइन था। तो एक तरीके से पूरा पूरा अपना फॉर्म ही ये बन गया। तो अगर आप इसमें देखते हो तो ये सब चीजें आप इसमें लगा सकते हो। दूसरा ही एक तरीका होता है इसके अंदर। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछना चाहें तो अभी बीच में मैं थोड़ा सा होल्ड किया मैंने। ओके ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ कुछ और चीजें। ओके, तो अभी जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, और भी कई सारी चीजें रहती हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल भी होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एक डिव है, इसमें सपोज मेरे पास H1 टैग है। इसमें मैंने बोला कि 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है। तो ये 10 आइटम्स मैंने एक डिव टैग के अंदर बना दी, जो कि एक लाइन में तो नहीं आएंगे, जो हेडिंग टैग तो नेक्स्ट लाइन में आता है। तो इसी में एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल के अंदर कि डिव पे आपने और H1 पे आपने, H1 पे पहले आपने बैकग्राउंड सिल्वर लगाया, तो क्या हुआ, जितने हेडिंग है वो सिल्वर हो गए। लेकिन जैसे आपने डिव पे बोला कि डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, तो फ्लेक्स क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी हेडिंग 1 टैग हैं सबको एक लाइन में कर देगा। आपने यहाँ पे विड्थ बोला कि इसका 10% होगा, तो ये लाइन में इसने पूरा 10% के हिसाब से कर दिया। इवन अगर आप 20 भी करते हो तो भी ये एक लाइन में इतना ही रखेगा, 30 भी करते हो तो भी इतना ही रखेगा, क्योंकि इसका जो फ्लो होता है वो होता है हमारा रो। तो फ्लेक्स फ्लो रो का मतलब होता है हमारा एक लाइन में दिखाना उसे, जो बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहे लिखो या ना लिखो। अगर आप रो रिवर्स करते हो तो रो रिवर्स करने से ये 1 से 10 की जगह 10 to 1 दिखा देगा। अब आपको चाहिए कि नहीं, ये मुझे 1 to 10 और 10 to 1 तो मुझे क्लियर हुआ, लेकिन अब मुझे इसे नेक्स्ट लाइन में दिखाना है। तो नेक्स्ट लाइन में तो पहले भी दिख रहा था, आप कॉलम लगाओगे तो कॉलम लगाने से 1 to 10 नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। प्लस इसी का कॉलम रिवर्स भी आप कर सकते हो। तो कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा, 1 to 10 की जगह 10 to 1 हो जाएगा, सिर्फ डिजाइन से। तो ये करने के बाद आपके पास एक रैप भी होता है। रैप का मतलब होता है लपेटना। तो लपेटने का मतलब है जितनी एक लाइन की विड्थ है, तो जितनी एक लाइन की विड्थ है उस विड्थ के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है उसे। ओके, तो जो विड्थ है, अगर हमारी 100% के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक आइटम की जो विड्थ है हमारे पास वो कितनी है, एक आइटम की विड्थ है हमारे पास 30%, और हमने एक लाइन में कितने आइटम रखे हुए, 10। वो दिखा कितने रहा है, 3 दिखा रहा है। कि 100% के हिसाब से 3 30 30 30 90% तो हमारा सिर्फ इतना ही हो गया। तो 90% के हिसाब से अब वो 30% को उसने नेक्स्ट लाइन में रैप अप कर दिया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे इसके अंदर एक लाइन में कितने आइटम चाहिए, मैंने कहा कि मुझे सपोज 10 आइटम चाहिए, तो मैंने यहाँ 10% दिया। आपने कहा कि मुझे एक लाइन में 5 आइटम चाहिए, तो 100/5 कितना हुआ, 20% हुआ। तो एक लाइन में 5 आइटम्स आ गए। आपने कहा नहीं, मुझे एक लाइन में एक कैलेंडर टाइप का बनाना है जिसमें मुझे एक लाइन के अंदर 7 आइटम चाहिए। तो फिलहाल अभी हम 7 आइटम को कैसे करेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। CSS आपको एक फंक्शन देता है कैलकुलेट का, इसमें आप 100/7 लिख दोगे तो ये एक लाइन में 7 आइटम दिखा देगा। तो कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं रहेगी। अभी अगर हम यहीं पे जाते हैं 22 में और बोलते हैं कि हमें यहाँ पे div के अंदर हमें चाहिए 31 हेडिंग टैग। तो अभी आप देख सकते हो कि हेडिंग 1 में हेडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31 तक लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 22 में जाता हूँ और देखोगे 1 to 31 यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले मैंने क्या किया कि स्टाइल जो है मेरा वो क्या है, एक तो div है, एक मेरे पास H1 टैग। तो div का एरिया मैंने बनाया कि div का डिजाइन यहाँ तक चलेगा और H1 का डिजाइन जो है यहाँ तक चलेगा। div में तो मैंने क्या किया कि डिस्प्ले फ्लेक्स होगा और फ्लेक्स फ्लो रैप होगा। इसमें हमने विड्थ किया 10% और बैकग्राउंड किया इसका सिल्वर। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में कितने आइटम हो, 10% के हिसाब से तो 100/10 क्या हुआ, 10 हुआ। तो एक लाइन में ये 10 आइटम शो कर रहा है।
तो अगर मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे 3 आइटम शो करने, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि 100/3, 100%/3, ये क्या करेगा, 100%/3 कर देगा। और आपको एक लाइन में 3 आइटम दिखेंगे। आपने कहा नहीं मुझे इसमें एक लाइन में 11 आइटम चाहिए, तो 100%/ आपको 11 करना होगा। तो किसी भी तरीके से आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, वो कैलकुलेशन का काम खुद ही कर लेगा। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात उसमें आपको नहीं मिलेगी। अभी अभी अगर हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसमें अभी देखते हैं तो हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो H1 है इनके ऊपर थोड़ा सा गैपिंग भी हो, तो मैंने यहाँ पे जैसे पैडिंग किया 0.5%। तो पैडिंग क्या होगी इसमें, पैडिंग से पहले मैं मार्जिन लगाता हूँ क्योंकि दिख रहा है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि 100% में 7 आइटम दिखेंगे, तो अभी 7 आइटम दिख रहे हैं और ये हमारा एक तरीके से कैलेंडर का डिजाइन है। तो अगर हम यहाँ पे मार्जिन 0.5% करते हैं तो क्या हुआ, 7 आइटम हमें एक लाइन में नहीं दिख रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि 100%/7 तो ठीक है कि उस टाइम पे एक आइटम की विड्थ जो थी वो 100%/7 थी, लेकिन अब उसने बोला कि नहीं आप उसमें 0.5% का मार्जिन भी है। तो मार्जिन ने क्या किया, चारों तरफ से गैप दिया। तो टॉप और बॉटम का तो गैप हमें काउंट करना नहीं है, लेफ्ट टू राइट का बहुत ज्यादा उसको काउंट करना कंपलसरी है। तो लेफ्ट टू राइट में अगर हम काउंट करते हैं तो 0.5 लेफ्ट से और 0.5 राइट से 1% हो गया एक आइटम के लिए। और 7 आइटम्स के लिए कितना हुआ, 7%। तो 100% में से 7 को अगर आप माइनस करते हो तो 93 मिलेगा। तो ये एग्जैक्ट 7 आइटम यहाँ पे आपको मिल गए। आपने बोला नहीं सर कोई बात नहीं, इसमें 0.1 भी ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करो, क्योंकि हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन की है, 7 आइटम नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना कंपलसरी है। फिर मैंने बोला कि नहीं पैडिंग इसमें मैं 0.5% कर देता हूँ। तो 0.5 करने से क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो अभी भी 7 आइटम एक लाइन में नहीं आ रहे। अगर मैं पैडिंग नहीं लगाता तो आ रहे थे 7 आइटम। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग 0.5% लगा देता हूँ तो ये अब 6 आइटम आ रहे हैं। तो इस चीज को हम कैसे मैनेज करें कि अब ये 1% हो गया है, मतलब 0.5 लेफ्ट से 0.5 राइट साइड। और फ्लेक्स फ्लो जो रैप होता है उसमें एक लाइन लिखने के बाद वो अगली लाइन में आएगा, उसको डिसाइड करना होता है हमें इसी विड्थ के थ्रू कि उस एक लाइन के अंदर कितने आइटम आएंगे, वो उसकी विड्थ होती है। तो अभी हमने कैलकुलेट करके लिखा है कि 7 आइटम आएंगे और उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि एक आइटम के ऊपर 1% इंक्रीज हो गया, 7 आइटम पे 7 फिर इंक्रीज हो गया। तो अगर हम बोलते हैं 7 और 7 14, 14 100 में से माइनस होगा तो कितना होगा, 86 होगा। तो 86 के हिसाब से अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अगर आप 0.1 भी कर दोगे तो नहीं चलेगा। तो ये हमारा एक बेनिफिट रहता है इसको यूज करने का। तो इससे हमने एक पूरा कैलेंडर टाइप का एक डिजाइन यहाँ पे शो कर दिया, पूरा एक बना ही दिया इसके अंदर बेसिकली। तो अगर हम देखते हैं इसके बेस पे थोड़ा बहुत वेबसाइट को बनाने की कोशिश करें तो थोड़ी बहुत चीजें हमें सेलेक्ट करनी इसमें आनी चाहिए। अब जैसे मैंने बोला 23 में कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, शायद मैंने गलत नाम दे दिया, 23.htm। अब मैं यहाँ पे एक डिजाइन बना रहा हूँ एक डिव का। इस डिव में मैंने क्या बोला, डिव में मैंने बोला यहाँ पे एक H1 होगा, शेप माई स्किल्स, और यहाँ पे एक एंकर टैग होगा। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे एक H1 में डिव में बना देता हूँ। और एक दूसरे डिव में मैंने क्या किया, एंकर टैग दिया, होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट, सर्विसेज, न्यूज़लेटर, कोर्सेज और ऑफर्स, ट्रेनिंग्स। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ और एक साथ में एक फोन नंबर भी चाहिए अपने को, तो फोन नंबर के लिए अपने को यहाँ पे चाहिए होगा फोन नंबर। तो ईमेल आईडी का और एक फोन नंबर का हम डाल देते हैं, फोन नंबर का जैसे हमने किया। तो AHRF ये फोन नंबर हुआ हमारा और ये हमारा ईमेल आईडी हुआ। तो इस पे अगर क्लिक करे कोई पर्सन तो फोन नंबर डायल भी होना चाहिए। तो हमने बोला कि ये हमारा मेल टू होगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एंकर पे तो ये एक मेल को ओपन कर दे, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया
तो ये मुझे पूछेगा कि मेल आईडी पे करना है, तो मेल आईडी से जैसे मैं करूंगा तो ये मेल चला जाएगा। और फोन पे अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं टेल लगाता हूँ, तो ये AHREF एंकर टैग होता है जिसके क्लिक करने पे आप कोई भी चीज ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि आप इसको फोन पे ओपन करना चाहते हो, तो मैंने ओपन इन योर फोन किया, तो यहाँ पे भी फोन ओपन हो जाएगा और उस फोन पे ये डायल हो जाएगा। और अगर आप अपने मोबाइल से वेबसाइट को देख रहे हो तो वो फोन डायल होके उसमें आ जाएगा, आपके मोबाइल की डायलर के अंदर आपके पास आ जाएगा, ट्रू कॉलर या नॉर्मल से। तो अभी तो मैं यूज नहीं करना था इसलिए मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो अभी जैसे हमारे पास ये आया, तो इसको डिजाइन कैसे किया जाए, तो यहाँ तो ये भी डिव, ये भी डिव, ये भी डिव। तो या तो आप इसके लिए क्लासेस बनाओ, जैसे इसके लिए क्लास आपने क्या बनाई, मेन्यू बनाई। इसके लिए आपने क्या बनाई, क्लास नहीं, आपने सिर्फ मेन्यू के लिए क्लास बनाई। तो क्लास बनाने से क्या हुआ कि आप सिर्फ क्लास पे डिजाइन करोगे। तो क्लास को तो हम कैसे लिखते हैं, डॉट करके लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं इसमें। बाकी मेन्यू क्लास के अंदर हमारे जो एंकर टैग है उसकी भी बात होगी, हेडिंग वन टैग है उसकी भी बात होगी। तो फिलहाल हम देख लेते हैं। हमने बोला कि जो पहली बात तो इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो वर्डाना होगा। तो वर्डाना करने से क्या हुआ कि थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हुआ। हमने यहाँ पे कैलिबरी लगाया, तो कैलिबरी लगाने से थोड़ा सा और चेंज हुआ। बाकी फॉन्ट तो आपके सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल्ड हैं उसके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर्मेट में फॉन्ट में गया और मैंने क्या किया, कोई भी एक फॉन्ट को सेलेक्ट किया। सपोज मैं कूपर को करता हूँ तो कूपर से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कूपर किया तो आप देख सकते हो कि कूपर से चेंज हो गया। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास और भी कई सारे हैं। जैसे अभी मैं जाता हूँ तो कई ये हैंड राइटिंग वाले भी हैं, तो हैंड राइटिंग वाला फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट है, इसे कॉपी करके पेस्ट किया तो ये इसमें भी बन गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और कोई फॉन्ट को चेक करते हैं, जैसे हमारे पास एक गार्गी करके भी होता है, ये वाला भी है, गी करके है, तो गी करके हम लगाते हैं तो क्या ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो फॉन्ट आप कैसा भी लगा सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटपैड में जितने फॉन्ट हैं आपके पास आप सबके सब लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ये वाला है, हार्लो सॉल्ट। हार्लो सॉल्ट को अगर मैं लगाता हूँ, सॉलिड को सॉरी, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसी को यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि ये पूरे मेन्यू का बैकग्राउंड ब्लैक करेगा और कलर करेगा व्हाइट। तो ये अपना हो गया। प्लस हमने क्या बोला कि इसके अंदर पैडिंग रहेगी 10 पिक्सल। तो पैडिंग इसके अंदर से इंक्रीज हो गई। लिंक को मैंने बोला कि लिंक जो है उनका कलर व्हाइट होगा, यानी कि जो ए टैग थे उन सब का जो नाम होगा वो ए टैग है। A/A तो टैग का नाम ए है, एट्रीब्यूट का नाम href है। जैसे SRC था इमेज के अंदर, अभी देखोगे तो वो भी अपना चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक लाइन में आए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले किया मैंने फ्लेक्स, तो ये दोनों एक लाइन में आ गए, लेकिन ऊपर से नीचे बराबर नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर कर सकता हूँ। और ये आप तभी चलेगा जब आपका फ्लेक्स हो। प्लस इसमें आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी कर सकते हो, ताकि गैपिंग अच्छे तरीके से आ जाए। तो अभी फॉन्ट थोड़ा अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है, तो इसको मैं सिर्फ फॉन्ट को H1 टैग पे यूज करूंगा। बाकी सब पे मैं फॉन्ट जो है अलग यूज करूंगा जिसका नाम है एरियल। एरियल हर एक के सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो सिर्फ यहाँ पे शेप माई स्किल्स जो है वो अलग स्टाइल में है, और ये सब आपका नॉर्मल टाइप। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एंकर पे हमने बोला कि पैडिंग 10 पिक्सल होगी, तो थोड़ा गैपिंग इंक्रीज हो गया। अभी हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन है तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉन्ट फैमिली जो है इम्पैक्ट करनी है, तो मैं इम्पैक्ट भी कर सकता हूँ कि वो थोड़ा सा बोल्ड भी है। तो अभी हमारे पास आ गया इस टाइप से। बाकी मैं इसमें वर्डाना ज्यादा यूज करता हूँ कि प्रोफेशनली उसी को यूज किया जाता है। तो जैसे अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे माउस जाए, तो माउस जाने पे क्या करे, कलर को थोड़ा चेंज करे। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ए टैग पे हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, कलर रेड होएगा। तो कलर रेड होएगा तो सबका ही रेड हो गया। हमने कहा कि नहीं, हमें कलर रेड नहीं करना है। तो जो पहले हमने प्रॉपर्टी लगा रखी थी ए टैग के ऊपर, वो दोबारा कलर रेड में हो गई। मैंने कहा नहीं, ये अपने आप नहीं होगी, जब हम इस पे ओवर करेंगे। तो ये एक सूडो सेलेक्टर है, जब हम इस पे माउस लेके जाएंगे तो ही कलर चेंज होगा। और कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बोला कि हमारे पास एक नए टैब में आए जिसमें हमने बोला 24.html। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया जिसमें मैंने बोला हेडिंग है अबाउट अस। पैराग्राफ में हमने बोला कि अबाउट शेप माई देखो क्या स्कोर है, एक दूसरे के ऊपर फर्क है। प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हमने दूसरे में बोला दांत अड़ा रहे हैं। सीईओ डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमने बोला बटन रीड और हमने यहाँ पे लगाया, और इस पे हम बटन की जगह एक एंकर टैग भी लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, एचरेफ करने पे वो वेबसाइट पे भी चला जाएगा। जैसे मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पे कॉपी करके लगा रहा हूँ कि shapemyskills.in पे चला जाए, और आप चाहते हो कि नए टैब में ओपन हो तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगा के भी आप कर सकते हो इसे ओपन। तो अब अगर मैं यहाँ पे 24 में जाता हूँ, ओके ठीक है। मैं एक्चुअली फोकस करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डिज़ाइन का और HTML का चीज़ें बताऊँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएं इसमें। उस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें आपको एग्जांपल्स ज़्यादा दे रहा हूँ। तो स्टाइल में जैसे अभी हम आए डिव के अंदर, तो डिव पे डिज़ाइन करना है और हमें एंकर पे डिज़ाइन करना है। तो डिव पे हमने बोला जैसे बैकग्राउंड सिल्वर होगा, तो बैकग्राउंड सिल्वर हो गया। हमने पैडिंग किया 5%, तो 5% पैडिंग भी हो गई। हमने बोला फॉन्ट फैमिली इसका एरियल है, तो एरियल भी चेंज हुआ। प्लस हमने जो रीड मोर है उस पर हमने बोला कि बैकग्राउंड ब्लैक होगा, कलर वाइट होगा, तो उसमें भी कलर बैकग्राउंड हुआ, लेकिन बहुत कम आया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये गैप इंक्रीज हो। विड्थ हाइट मुझे पता नहीं कि मैं कितनी लगाऊं, इसलिए मैंने पैडिंग लगा दी। तो यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने नन किया, तो ये अंडरलाइन भी हमारा हट गया। तो ये हमारे पास एक आ गया इसके अंदर। प्लस मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही एक और मैं कॉन्सेप्ट बनाऊं। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले चीजें बता रहा हूँ इसके अंदर कि जैसे हमने बटन बनाया, एक बटन है जिसका नाम है क्लिक। तो ये कई सारे बटन है। तो इन बटन्स पे जैसे अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। पहले मैंने क्या किया कि जितने भी बटन हैं सब बटन पे क्या होगा, पैडिंग होगी 20 या 30 पिक्सल, मार्जिन होगा 20 पिक्सल, बैकग्राउंड होगा व्हाइट या ब्लैक, कलर होगा व्हाइट। तो ये हमारे सारे बटन बनके आ गए। प्लस मैंने बोला कि इनका बॉर्डर 0 रहेगा। तो ये हमारे पास सारे बटन आ गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे माउस लेके जाऊं, तो ये हुआ बटन क्लिक फोकस, तो बैकग्राउंड को करेगा व्हाइट, कलर को करेगा ब्लैक। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कि अभी तो मैं जो माउस क्लिक कर रहा था उससे नहीं रहा है। अभी आप देख सकते हो कि चेंज हो रहा है। इसमें मैं शेडो ऐड करना चाहता हूँ, इसका मैं इंस्पेक्ट करके अभी दिखाऊंगा आपको कि ये शेडो भी आपकी ऐड हो गई। ठीक है, वो किस भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आउटलाइन भी आ रही है, तो आउटलाइन का हमें यूज नहीं करना है, आउटलाइन भी हमें 0 करनी है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसे क्लिक करने पे सिर्फ ये ना हो, ये इसको इंक्रीज करे, साइज को रोटेट भी करे। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाई कि इसको रोटेट करे 44 डिग्री। तो 44 डिग्री पे क्या हुआ कि रोटेट तो हो रहा है, लेकिन एकदम से रोटेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा एनिमेशन लगे। तो उस एनिमेशन के लिए हमने क्या किया, ट्रांजिशन लगाया और बोला कि 0.5 सेकेंड का ये ट्रांजिशन है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट हो रहा है और होते हुए दिखा है। इसमें आप चाहते हो कि इसको इंक्रीज करना, तो इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, इंक्रीज करने के लिए हमारे पास होता है स्केल। स्केल में क्या होता है कि आप डबल साइज भी बोल सकते हो, कि वो डबल साइज उसका इंक्रीज करता है। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ऊपर करके अपने पास आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में काफी चीजें होती हैं जो आप लगा सकते हो। प्लस आप इसको चाहते हो कि ये कहीं दूर जाए, तो ट्रांसलेट वाई से, जैसे आपने इसे बोला कि नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो ये हमारे पास देख सकते हो आप, ऐसे भी आ रहा है। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं इस पे,
ये चीज हमारे पास चेंज हो रही है। अब इसके लिए पूरे पेज में बॉडी टैग भी होता है। उस मार्जिन में हमने किया कि 50 पिक्सल इसका मार्ज करे ताकि ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए और चीजें हमें दिखने लग जाए। बस मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज हुई है इसमें टाइम तो जब मैं क्लिक करूं तब तो ये टाइम कम लगाए, लेकिन जब वापस आए तो ये टाइम लगाए कम से कम 10 सेकेंड का। जब मैं क्लिक करूं तो 0.2 सेकेंड का टाइम लगे, ये देख सकते हो आप। जब मैंने क्लिक किया तो चीजें चल रही हैं बिल्कुल, और उसके से ये इतनी देर में वापस आ रहा है। जी हमारे पास ग्रेडियंट का भी ऑप्शन होता है, जैसे मैं आपको 26 में बताता हूँ कि मेरे पास अब मान लीजिए एक डिव है, उस div में मैंने क्या किया, स्टाइल लगाया और बोला 26 के अंदर ये जो डिव है इसके अंदर मैं विड्थ देना चाहता हूँ 400, हाइट देना चाहता हूँ 400 और बैकग्राउंड दिया मैंने इसका रेड सपोज। तो ये रेड आ गया। तो रेड कलर को मैंने बोला कि मुझे गोल भी करना है, तो मैंने इसे गोल किया 100 पिक्सल। तो ये गोल नहीं हुआ क्योंकि 100% पे ये गोल होगा, तो पूरा का पूरा ये भी हमारा गोल हो गया। लेकिन इसमें मैंने क्या किया कि मुझे इसमें बैकग्राउंड जो है रेड नहीं चाहिए, मुझे इसमें ग्रेडियंट चाहिए। तो मैंने इसमें एक लीनियर ग्रेडियंट लगाया जिसमें आप कितने भी कलर लगा सकते हो। जैसे मैं येलो, ऑरेंज और रेड लगा दे, ये 3 कलर्स इसमें आ गए। सूरज लग गया, जैसे शाम का टाइम है वैसे भी सूरज टाइप का ही लग रहा है, दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस डिव पे जब हम होवर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। तो कलर में मैंने बोला इसका कलर होगा सिल्वर, ग्रे और ब्लैक। तो ये क्या हुआ हमारे पास, होवर करने पे चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये जो एनिमेशन है इसमें बीच में जो स्मूथनेस है वो तो चली ही गई। तो ट्रांजिशन मैंने लगाया 0.5 सेकेंड का, लेकिन क्या हुआ टाइम ये लगा ही नहीं रहा। तो ये जो बैकग्राउंड जनरेट होता है उसमें ट्रांजिशन नहीं चलता है, तो उसको हम फिल्टर से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रे स्केल किया 100%, तो ये इसको पूरा 100% ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। और अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि ये इसको सैचुरेट कर दे, तो सैचुरेट का मतलब होता है प्योरिटी, तो सैचुरेशन ये कर देगा इसकी, सपोज मैंने बोला कि इसको 50% सैचुरेट कर दे, तो मतलब लाइट कर देगा कलर्स को। ये अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा उसके अंदर इंस्पेक्ट करके। और अगर आप ज्यादा कर देते हो ये कलर को और ज्यादा ब्राइट करेगा, तो आप देख सकते हो कि कलर ब्राइट हो रहा है। और ज्यादा आप कर दोगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, व्हाइटनेस ऐड नहीं होगी, इन कलर और ज्यादा ब्राइट होगा। तो आप देख सकते हो कि एक इफेक्ट टाइप का इसमें आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है एक कलर। कलर के लिए होता है यूई रोटेट। तो कलर्स को स्विच करने के लिए हम यूज करते हैं कि जब कलर बदलते रहते हैं उसको हम यूई बोलते हैं। तो हर एक कलर का कोई अपोजिट कलर होता है और हर अपोजिट कलर का कोई वाइस वर्सा कलर होता है। तो सपोज मैंने जैसे यहाँ पे 90 डिग्री दिया तो कलर्स को शिफ्ट करेगा। आप देख सकते हो कि कलर थोड़ा शिफ्ट होने पे कैसा लगा। आप और ज्यादा करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा कितना भी डिग्री कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज जैसे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि ट्रांजिशन 10.5 सेकेंड में वापिस आएगी, जब माउस लेके जाऊंगा तो 0.5 सेकेंड में आएगी। जैसे मैंने इसे किया तो आप देख सकते हो धीरे से कलर को शिफ्ट कर रहा है और हर एक का कोई ना कोई कलर चेंज हो रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बनाना, तो 10 सेकेंड्स में जाके कंप्लीट हुआ है। इस चीज में मैं ब्लर भी कर सकता हूँ। तो ब्लर में क्या होता है कि आप इसे कितना ब्लर करना चाहते हो, जैसे मैंने 5 पिक्सल कर दिया तो 5 पिक्सल ब्लर भी हो गया। तो है मैं इसको 15 पिक्सल भी कर सकता हूँ, तो बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो जैसे मैं बाहर आया तो बिल्कुल शार्प हो गया, और जैसे मैं यहाँ पे आया अंदर तो ये बहुत ज्यादा शार्प हो गया। जैसे मैंने यहाँ किया दोबारा फिर ये ब्लर हो। तो इस सर्कल, ये लीनियर टाइप का जो ग्रेडियंट है जिसमें मल्टीपल कलर्स हमने लगाए, इसको हम रेडियल भी कर सकते हैं। तो रेडियल में क्या होगा कि ये सर्कुलर टाइप में आ जाएगा। और मैं ब्लर हटाने जा रहा हूँ क्योंकि ब्लर से जो है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें कलर जो है चेंज हो रहा है। तो जो शिफ्ट हो रहा है वैसे टेक्निकली लग रहा है कि हम इसमें जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे कलर शिफ्ट हो रहे हैं।
जो कलर शिफ्टिंग हो रही है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अच्छा कलर ये शायद रोटेट हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें कि आप रेड और ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, जैसे मैं इसको अलग एग्जांपल में ले लेता हूँ 28। आपने कहा सर 3 ही कलर लगा सकते हैं, आप कितने भी लगा सकते हो। आप इसमें पिंक लगाओ, ब्लू लगाओ, आप इसमें सियान लगाओ, नील लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर के कलर्स आप इसमें लगा सकते हो। जब आप कलर्स को शिफ्ट करोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कौन सा कलर किस में चेंज होता है। जैसे ब्लू और पिंक का काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन जो है चेंज हुआ, तो ये कलर्स चेंज कर रहा है बेसिकली। से वो महाभारत में होता है ना कि तीर आते हैं एक दूसरे को, फिर टकराते हैं और फिर वो आसमान चमकता है, उसी टाइप का कुछ एनिमेशन बन गया है। 29 में हम आते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम 3 कलर्स को लेके चलेंगे कि अपने को कलर्स भी थोड़े से बढ़िया रखने हैं। तो रेड और ट्रांसपेरेंट रखा मैंने इसे। तो रेड और ट्रांसपेरेंट रखने से क्या हुआ कि साइड का जो एरिया वो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया। तो मेरा की जो रेड और रेड एक और लगाया तो वो ट्रांसपेरेंट हुआ, और इसे मैंने बोल दिया कि ये 10% दिखेगा। तो अभी अगर मैं इसे होल्ड करता हूँ तो 10 नहीं से मैं 50-60 कर देता हूँ, पूरा देखना भी है। यही अभी थोड़ा सा लाइट भी हो गया। अगर मैं यहीं पे जाता हूँ कि रेड को सिर्फ एक बार लिखता हूँ तो ये डबल में एक थोड़ा सा चेंज करेगा, और ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का इफेक्ट भी दे रहा है, लेकिन ये अभी भी एक सर्कल ही है। इसी में हमारे पास क्या होता है, 30 में जब मैं आया तो मैंने एक डिव बनाया जिसमें मैंने बोला कि स्टाइल में, कि अभी कई बार वेबसाइट जैसे लोड होती है तो उसको लोड होते हुए दिखाना भी होता है, घूमता रहता है कुछ, तो वो एनिमेशन भी आप इसमें कर सकते हो। डिव में जैसे मैंने किया कि 100 पिक्सल विड्थ है, 100 पिक्सल हाइट है, और बैकग्राउंड इसका सिल्वर है फिलहाल के लिए। जैसे मैंने 30 लगाया तो अभी जैसे ये है, मैंने इसमें क्या किया, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल कर दिया, और बॉर्डर जो है इसका वो मैंने 50 या 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 पिक्सल सॉलिड है। लेकिन आप इसमें डैश भी लगा सकते हो, ये डैश टाइप का बॉर्डर आ जाएगा। आप इसमें डॉटेड टाइप का भी लगा सकते हो, तो डॉटेड बॉर्डर भी आ जाएगा। आप इसमें डबल टाइप का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बॉर्डर होते हैं, और अगर आप इस मार्जिन बोल दोगे 5% ऑटो तो ये सेंटर में भी आ जाएगा। ओके, तो ये चीज हमने बनाने के बाद बोला कि ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए तो वैसे डैश्ड वाला कि हम इसको रोटेट करवा सकें, और बैकग्राउंड हमने इसमें से हटा दिया। तो अब मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूअसली घूमता वो मुझे दिखाई दे, तो थोड़ा सा मैं इसके बॉर्डर को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। बॉर्डर जैसे मैंने इसका 50 कर दिया तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और ज्यादा इंक्रीज किया तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, कुछ भी बन जाएगा उसमें। सॉरी, मैंने 15 करना था, 20 किया मैंने, 20 किया, 5 किया। जैसा भी करूंगा वैसा ही बॉर्डर बनेगा। अब मैं चाहता हूँ इसको घूमता हुआ दिखाए, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एनिमेशन का जो नाम है वो क्या है, मैंने बोला शेप माई स्किल्स है उसका नाम। एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 1 सेकेंड के लिए। एनिमेशन कितनी बार रिपीट होगी, मैंने कहा इनफाइनाइट रिपीट होगी। तो एनिमेशन क्या होती है, एनिमेशन ये होती है कि एक वीडियो होता है जो 0% से 100% तक प्ले होता है। तो 0% से 100% तक जो प्ले होगा उस वीडियो का हमें फ्रेम्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो उन फ्रेम्स को कैसे बनाएंगे, @की फ्रेम्स हमें लिखना पड़ता है, फिर एनिमेशन का नाम। एनिमेशन का नाम क्या है, शेप माई स्किल्स। तो हमने क्या किया कि कहाँ से तो ये एनिमेशन स्टार्ट होगी और कहाँ पे खत्म होगी। तो अगर आप फ्रॉम नहीं देना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टू में आपने बोला ट्रांसफॉर्म, रोटेट करे इसे 360 डिग्री। तो क्या होगा, ये 360 डिग्री रोटेट करता हुआ चलेगा। प्लस इसी में अगर मैं थोड़ा सा और बढ़िया कर दूं तो इसमें जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को मैं थोड़ा सा एक बार और बना देता हूँ। कि मैंने बोला जैसे बॉर्डर जो है इसका वो 50 पिक्सल 10 पिक्सल है सॉलिड रेड। लेकिन ये क्या है, बॉर्डर सिर्फ टॉप है, लेफ्ट जो है, राइट जो है, और जो बॉटम है,
इन सब के अंदर हमने बोला रेड है, येलो है, ठीक है, इसमें ब्लू भी डाल दिया हमने, एक ग्रीन भी होता है, पूरा गूगल टाइप का ही बना रहे हैं। 31 में जब हम आए तो ये आप देख सकते हो कि ये गोल नहीं है, इसी वजह से दिक्कत है। मार्जिन हम इसका ऑटो किया तो ये सेंटर में आया, लेफ्ट टू राइट। गोल करने के लिए हमने बोला कि बॉर्डर रेडियस इसका गोल होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि वो वैसे तो लग रहा है कि घूम रहा है, लेकिन टेक्निकली वो घूम नहीं रहा है, वो हमारे बॉर्डर्स हैं बेसिकली। तो अगर हम बोलते हैं कि इसका जो बॉर्डर है 10 पिक्सल की जगह वो 50 पिक्सल होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ये विजिबिलिटी में भी आ रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। और ये स्पिनर आप कैसा भी बना सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने कहा कि नहीं आपको एक एनिमेशन बनानी है, उस एनिमेशन में क्या है कि ये फोटो उड़ती हुई आए या उड़ती हुई जाए, तो वो भी आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी में आपने जैसे इतना बनाया, तो इसको बनाने के बाद आपने क्या किया कि सपोज आप इसमें सॉलिड की जगह डैश लगाना चाहते हैं तो डैश भी हो जाएगा, लेकिन डैश में साइज वैसा ही आएगा, ज्यादा बढ़िया नहीं आएगा, तो कटिंग टाइप आ गई। इसमें आपने डॉटेड लगाया तो डॉटेड में फिर वो डॉट्स आते हैं। फिर गूगल का होता है कि गूगल मिनी में कुछ लोड कर रहा होता है, तो सेम ही चीज सिर्फ दो तीन चेंज करने से वो चीज चेंज हो गई। अभी अगर हम इसमें बोलते हैं कि ठीक है ये एनिमेशन है, और एनिमेशन को हम देखते हैं, तो इसमें बहुत कुछ एनिमेशन में हम कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आया और मैंने क्या किया कि एक डिव बनाया। डिव के अंदर मैंने क्या किया, एक सिर्फ सिंपली ये रखा मैंने, स्टाइल में मैं आया और सपोज एनिमेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम पेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, किसी बटन का भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बोला रीड मोर अबाउट शेप माई स्किल्स। तो जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल बनाया और बोला कि ये बटन हमें बनाना है थोड़ा बढ़िया, 32 में हम आए तो ये बटन आया। पहले हमने बोला कि जो बटन है उसकी पैडिंग होगी 10 और 50 पिक्सल, ये थोड़ा सा लॉन्ग बटन बना। फिर हमने क्या किया, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल किया तो ये गोल बना। फिर हमने क्या किया, इसका बॉर्डर होगा 0, हमने बॉर्डर 0 किया। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अगर हमें कलर का नहीं पता और कलर कैसे आने चाहिए हमें कुछ नहीं पता, तो हम कलर्स को बढ़िया कैसे बनाएं। तो कलर्स को बढ़िया करने के लिए आप सिर्फ इसका बैकग्राउंड जैसे आपने रेड किया और आपने इसमें कलर कर दिया व्हाइट, ये कलर बैकग्राउंड व्हाइट तो आ गया। फॉन्ट साइज तो हम का देख लेंगे, लेकिन आपने बोला कि कलर अगर हमें नहीं पसंद तो हम उसमें कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक कीजिए इस पे और इंस्पेक्ट कीजिए, और ये फैसिलिटी हर ब्राउजर में अवेलेबल होती है। जिसमें भी आपने राइट क्लिक किया तो आप यहाँ पे बटन में देखेंगे कि यहाँ कलर का एक ऑप्शन आ गया। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो कलर आपको पसंद है, जैसा कलर आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, रियल टाइम में चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा भी कलर आपको लगता है कि आप लगाना चाहते हैं, उस पर अगर आप ज्यादा देर माउस रखेंगे तो उसकी वैरायटी भी आपको मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो कोई भी कलर आपको जैसा लगता है सही आप लगा सकते हो। मैं अभी ये वाला कलर यूज करने वाला हूँ, ये वाला भी काफी अच्छा है। तो इस कलर का यहाँ पे कोड आ गया, तो कॉपी किया मैंने इसे, और यहाँ पे क्योंकि अब मैं रिफ्रेश करूँ तो ये गायब हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है गायब हो जाएगा, क्योंकि वो चेंजेस मैंने सेव नहीं किए और ऐसे चेंजेस सेव नहीं होते हैं। जो कोड मैंने लिखा वो कोड से हमारा कलर आ गया। ओके, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब इसी कलर का मैं ग्रेडियंट बनाना चाहूँ तो ग्रेडियंट भी इसका बन सकता है। बाकी अगर मैं बोलता हूँ कि 33.html, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैंने बनाया जैसे हेडर हुआ हमारा। अभी जैसे मैं फ्लेक्स के बारे में बता रहा था आप लोगों को कि फ्लेक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें थिंक अभी जो है हम काफी हद तक कर चुके हैं। तो इसमें अगर कोई किसी का डाउट है तो मैं वेलकम करना चाहूंगा डाउट्स वगैरह को पूछने के लिए। तो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने बीच में काफी आंसर्स नहीं दिए हैं, तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ इसके अंदर कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
बिल्कुल .htm से भी आप सेव कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या रहेगी कि अगर आप कोई प्रोग्राम फाइल बनाते हैं तो उस प्रोग्राम फाइल को .htm से सेव करने पे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे उसे ओपन करेगा, जिस पे आप ओपन करना नहीं चाहते। तो एक तो वो आपका सबसे बड़ा है। मैं एक बार कनेक्ट करके माइक्रोफोन और फिर आंसर्स कर रहा हूँ। तो पहला तो रीजन, अगर आपने उसमें HTML से सेव कर दिया है तो आप उसे क्रोम के अंदर ओपन नहीं कर पाओगे, आपको उसे मैन्युअली ओपन करना पड़ेगा। और HTML फाइल या CHM फाइल जो होती हैं वो कंपाइल्ड HTML फाइल होती हैं, जिसको मोस्टली लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। बहुत कम वेबसाइट होती हैं जो .htm से वेबसाइट चलाती हैं, इस वजह से हम HTML से नहीं HTML से सेव करते हैं। बट हाँ, HTML से भी आप सेव करके चला सकते हो। ये जो ऐप मैं यूज कर रहा हूँ ये सबलाइम है, एटम भी सेम काम करता है। और ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। ओके, छोटा क्यों नहीं होता जा रहा है? ओके, देखो बेसिकली क्या है कि इसमें जो आपने लिखा है एट्रीब्यूट, अगर आपने गलत लिखा है तो एट्रीब्यूट गलत लिखने पे भी प्रोग्राम तो चलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, मैं लास्ट प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, आई थिंक वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 32। दूसरा हमारे पास क्या है कि इन वर्ड्स के बारे में देखिए, बेसिकली क्या होता है, घनश्याम ने पूछा है कि अगर आप पूछना चाहते हैं कि इन वर्ड्स जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक जो वर्ड है, जैसे H1 है, इसका मतलब हेडिंग 1 है, तो हेडिंग 1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। हेडिंग 2 होता है, P होता है, पैराग्राफ होता है। तो इसके बारे में धीरे धीरे जैसे आप लिखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी इसके अंदर। तो उन वर्ड्स पे थोड़ा सा रिसर्च करना या फिर उन चीज को थोड़ा डिस्कस करना, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक खुद का पूरा पूरा एक रिज्यूमे बना सकते हैं, CV बना सकते हैं, छोटा मोटा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। एक वेबसाइट का भी 2-3 पेजेस का आप कंपोनेंट बना सकते हैं जिसमें आपस में पेजेस लिंक हो। और इमेज जो है वो JPG या PNG हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमेज बस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इंटरनेट पे अवेलेबल है तो आपको उसका URL कॉपी करना पड़ेगा, या आप उसे डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख देंगे तो वहां से भी वो फाइल चल जाएगी। और अगर उसी फोल्डर में है, PC के अंदर स्टोर्ड है, तो आप कॉपी पेस्ट करके आप अपने फोल्डर में भी रख सकते हो। और जितना भी डेटा अभी हम ये बना रहे हैं इसका डेटा कहीं पे सेव नहीं होता है। इस डेटा को अगर मैं इस डेटा को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो मुझे इस डेटा को एजेक्स से सेंड करना पड़ता है, और फिर डेवलपमेंट के थ्रू मैं उस डेटा को डाटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ। और अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बेसिकली क्या है कि HTML और CSS पे काफी चीजें ऐसी रहती हैं, नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग आप उसमें टेंशन नहीं ले सकते बिल्कुल भी। तो डेटा वगैरह कैसा भी हो इसका, उसके रिगार्डिंग एक सीक्वेंस रहती है, चीजें चलती हैं। मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम मैं चीजें इसमें कवर कर पाऊँ और आपको काफी अच्छी तरीके से इसमें नॉलेज मिले। तो हम साइट वगैरह पे भी काम करेंगे इस पे। तो फॉर्म का डेटा एक्सेल पे इसलिए स्टोर होगा, एक्सेल पे नहीं, हम उसे कई जगह पे स्टोर करवाते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर हमें डेटा को सेव करवाना है तो हमें डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, MySQL, SQL सर्वर, Oracle, कुछ भी ले सकते हो। और उस और ऑनलाइन भी हम MongoDB पे भी इंस्टॉल करते हैं। तो वहां पे हमें कनेक्शन बनाना होता है कोड लिख के, नोड जैसे PHP से, और हम उस डेटा को रिक्वेस्ट की फॉर्म में रिसीव करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, नोड हो गया, PHP हो गया, और उस डेटा को फिर वहां पे सेव करवाते हैं। मेटा डेटा जो होता है, मेटा डेटा जो होता है बेसिकली, एक क्वेश्चन ने एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मेटा डेटा क्या होता है। एक्चुअली ये मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है किसी पेज के डेटा के बारे में। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ और उस एग्जांपल में मैंने बोला कि मेरा मोबाइल जो है, मोबाइल पे वो डिजाइन नहीं चल रहा है, तो मैं मेटा टैग से वो चला सकता हूँ क्योंकि व्यू पोर्ट विड्थ उसके अंदर मैप होगा। एक मेटा मैं बोलता हूँ कि वो वेबसाइट में कुछ नहीं दिखा रहा, मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट हर 1 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो, तो उसका भी मैं एक मेटा टैग बना सकता हूँ। वो टेक्निकली कहीं डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन वो जो टैग है वो प्रोसेसिंग करेगा। मैं मेटा के अंदर कीवर्ड्स लिख दूं कि जैसे लर्न वेब डेवलपमेंट या लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, तो क्या होगा कि कीवर्ड्स के बेसिस पे कई सारे लोगों को उसका अप्रोच मिलेगा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, या ऑथर है, या कंटेंट है, या डिस्क्रिप्शन है,
या फिर उसके अंदर और अदर फैसिलिटीज हैं, ओजीबी करके एट्रीब्यूट होता है। तो मेटा डेटा से हमारे पास क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। तो मेटा इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं जो डिस्प्ले नहीं होती है, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है गूगल के थ्रू, आपके ब्राउजर के थ्रू, वो डिस्प्ले नहीं करता। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन आया है बहुत अच्छा मेटा डेटा के बारे में। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास यही पेज है, सपोज मैंने क्या किया इसके अंदर, इसमें वेबसाइट में चलाया इसे, तो ऐसा आया। अभी मैं चाहता हूँ कि जब ये स्क्रीन का साइज इतना हो तो इसका कलर जो है वो ब्लैक में या किसी और चीज में चेंज हो जाए। तो इसके लिए मैंने स्टाइल लगाया कि @मीडिया, कि जब मीडिया यानी कि जो आपकी स्क्रीन है उसकी मैक्सिमम विड्थ आती है 768 पिक्सल, तो ये बटन का कलर क्या कर दे, मतलब बैकग्राउंड क्या कर दे, ये ब्लैक कर दे। उसने ब्लैक कलर तो किया यहाँ पे, तो सिर्फ इस स्क्रीन साइज पे किया, बाकी स्क्रीन पे नहीं किया। तो इस तरीके से मोबाइल या व्यू पोर्ट को ये रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, कि हो सकता है हमेशा डिजाइन मेरा थोड़ा सा अलग हो किसी किसी केस में। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, काफी अच्छा एग्जांपल रहेगा इसमें। 34 सॉरी 34.html। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक हेडर टैग बनाया जिसमें मैंने एक लोगो नेम बनाया, यहाँ पे डिव बनाया जिसमें मैंने एंकर टैग बनाया होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट और सर्विसेज। अब मैं इसका डिजाइन बनाना चाहता हूँ 34 का, कि ये ऐसा आएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिजाइन किया स्टाइल के अंदर, कि जो हेडर है उसका बैकग्राउंड हमारा पर्पल है, या फिर मैं इसमें ऑरेंज कलर भी ले सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला कि पैडिंग इसका 10 पिक्सल है, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स है, और अलाइन आइटम्स इसका सेंटर है। तो ये हमारे पास फ्लेक्स पूरा बन गया। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड है, से गैपिंग हमारी बराबर हो गई, और फैमिलीज का वर्ड आना है। तो क्या हुआ, ये पूरा हमारे पास बनके तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के अंदर मैं इसको ओपन करूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में विजिबल हो। इतने सारे लिंक को एक लाइन में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरे पास जो इसमें लिंक हैं, जैसे कोर्सेज है, ठीक है, आईटी है, समर ट्रेनिंग है, ठीक है, विंटर इसमें इंटर्नशिप है, okay। तो जैसे ये कई सारे लिंक हो गए तो ये एक लाइन में अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब मोबाइल स्क्रीन आए, यानी कि @मीडिया में जब हमारे पास 768 यानी कि जो टैबलेट की स्क्रीन होती है, अगर वो विड्थ आती है तो ये क्या करे, हेडर का फ्लेक्स फ्लो जो है वो कॉलम कर दे। तो कॉलम करने से क्या होगा, ये बिल्कुल सही आ गया। प्लस मैं चाहता हूँ कि जो एंकर टैग है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो ये तो सब हमने यहाँ पे चलाया, बिल्कुल चल गया। लेकिन जब हमने इसको बोला कि नहीं ये मोबाइल के अंदर हमें चेक करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, और किसी और मोबाइल में नहीं हम इसको चेक कर रहे हैं, एक आईफोन डिवाइस के अंदर। जैसे यहाँ पे मोबाइल आइकन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि विड्थ इसकी 375 है, आईफोन 10 पे चेक कर रहा है। लेकिन क्या है कि अभी भी यहाँ पे एक लाइन में दिखा रहा है, जबकि मैंने इसे रिफ्रेश किया कई बार, कोई फर्क इसे नहीं पड़ रहा। तो ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका मेटा इंफॉर्मेशन ब्राउजर को पता ही नहीं लग रहा कि ये कैसे इसको विड्थ को ले। तो इसके लिए हम मेटा टैग लगाएंगे, जिसमें हमने बोला मेटा नेम व्यू पोर्ट, जो कि आपके मोबाइल का डिवाइस है। एलिमेंट और टैग में क्या अंतर है, ओके बताता हूँ मैं भी। तो एलिमेंट और टैग एक ही चीज है, जो मैं नाम यूज कर रहा हूँ, टैग है, एलिमेंट है, सिमेंटिक है, ये सारे टैग्स ही हैं बेसिकली। एलिमेंट का मतलब ये है कि जैसे ये हेडर एलिमेंट हो गया या हेडर टैग हो गया, एक ही बात है वो। तो कंटेंट में हमारे विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। तो जैसे आपने लिखा, तो आप देखो आपका मोबाइल जो है वो स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है, और बिल्कुल सही तरीके से आपको ये दिखा भी रहा है। पहले नहीं चल रहा था, अभी इसी में अगर मैं रिस्पॉन्सिव मोड में जाता हूँ, कंपनी जैसे ही टेस्ट करती है आपके उस पे, जैसे मैं 1200 पे हूँ तो 768 बिट पे क्या होगा, ये अपना चेंज हो जाएगा, 769 पे नहीं होगा। ठीक है, 769 पे क्या होगा, अभी ये एज इट इज एक लाइन वाला ही रहेगा। अगर मैं इसे 900 करता हूँ तो 900 पे बिल्कुल सही है, और अगर मैं इसे बोलता हूँ कि ये 300 है तो 300 पे भी ये बिल्कुल सही दिख रहा है।
तो ये मोबाइल डिवाइस में बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। 768 को लिखने का रीजन ये है कि अगर आप डिवाइस रोटेट भी करते हो तो भी कोई उस दिक्कत उसमें नहीं है। रोटेशन के लिए आपको पोर्ट्रेट मोड को ऑन करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को हम उसमें एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेटा टैग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बाकी एक और मेटा टैग मैं इसमें लगा सकता हूँ, मेटा नेम, मेटा HTTP इक्विवेलेंट इक्वल टू रिफ्रेश। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट डाला कि ये 1 सेकंड में रिफ्रेश होगा। तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये हर 1 सेकंड में रिफ्रेश होगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ, सपोज थोड़ा सा मैं इसका डिजाइन चेंज कर दूं यहाँ से, कि बैकग्राउंड जो इसका होगा वो टील होगा, तो सेव करते ही वहां पे चेंज हो गया। मैंने बोला कि नहीं पर्पल होगा, सेव करते ही वहां चेंज हो गया। मैंने पिंक कहा तो पिंक चेंज हो गया। मैंने बोला कि यहाँ पे सियान होगा तो सियान हो गया। मैंने यहाँ पे #33 किया तो डार्क ग्रे टाइप का हो गया। और यहाँ पे मैंने सिल्वर किया तो सिल्वर हो गया। मैंने ब्राउन किया, क्योंकि पेज अपने रिफ्रेश हो रहा है, ब्राउन किया तो ब्राउन हो गया। ठीक है, गोल्ड किया तो गोल्ड में आ गया। यहीं पे मैंने लीनियर ग्रेडियंट किया, जैसे मैं सेव करता हूँ तो येलो, ऑरेंज और रेड में पूरा का पूरा आ जाएगा। सेव करते ही ये चेंज हो गया। मैं रोटेशन चेंज करना चाहता हूँ, मैंने रोटेशन चेंज किया इसका। ठीक है, मैं इसको 180 डिग्री करना चाहता हूँ, मैंने 180 डिग्री रोटेट किया। लेफ्ट टू राइट राइट, और 270 किया तो 270 में भी चेंज हुआ। तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में मैं एनिमेशन लगा देता हूँ, जैसे एनिमेशन ABC 1 सेकंड के लिए इनफाइनाइट अल्टरनेट। तो यहाँ पे जैसे मैंने @ की इसमें एनिमेशन डिफाइन की कि 2 पे क्या होगा, ये फिल्टर रोटेट करेगा, फिल्टर यूई रोटेट 90 डिग्री। तो जो कलर है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो रोटेशन है, अभी ये 1 सेकंड में रिफ्रेश करेगा तो हमें दिखेगा कैसे कि वो एनिमेशन चल रही है नहीं चल रही है। तो अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके, फिल्टर यूई रोटेट, आई थिंक हमें थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा तभी हमें पता लगेगा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो देख सकते हो आपकी यू रोटेट यहाँ पे चल रहा है। अभी और भी कई सारे डाउट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं आई थिंक। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे आंसर कर रहा हूँ। एलिमेंट टैग का ये लास्ट क्वेश्चन था, लाइव सर्वर का यूज क्या होता है। देखो, लाइव सर्वर का ये फायदा होता है कि जो काम अभी हम यहाँ पे टेक्निकल कर रहे हैं एक एक ओपन करके, लाइव सर्वर से क्या होता है कि जैसे आप वहां सेव करोगे यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे प्लगइन्स आते हैं जो आपको रियल टाइम में ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि जो डेटा आप किसी बड़े लॉजिक पे काम करते हो, जैसे कंपनीज वगैरह में हम भी करते हैं, एक कोका करके प्लगइन यूज होता है कि जिसमें आप जो भी टाइप कर रहे हो उसका पूरा रियल टाइम में कैलकुलेशन वो आपको बता देता है कि अभी इसकी वैल्यू ये चल रही है। उसका पूरा प्रॉपर सेटअप होता है। वो सेटअप करने के बाद आप बहुत बड़े बड़े काम को भी बहुत इजीली कर सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेटा डेटा फॉर्म डेटा को एक्सेल पे, आई थिंक मेरी साइड से यही है। बाकी सर कोई डीप लोड इंडेक्स एचटीएमएल क्यों यूज करते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप एक बार दोबारा लिख सकते हैं। सर कोई डीबी लोड इंडेक्स एचटीएमएल क्यों यूज, डेवलपर, ओके ओके, बहुत ज्यादा शॉर्टकट है। देखो, डेवलपर इंडेक्स एचटीएमएल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग। किसी भी बुक में आप जाते हो तो बुक में टेबल ऑफ कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि 500 पेज की बुक को आप पढ़ के बता दो कि 5 मिनट में या 2 मिनट में उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, पता लगेगा आपको? नहीं पता लगेगा। और जैसे मैं बोलूँ कि इस पूरी वेबसाइट में क्या है, आप पढ़ के बता दो, आपको पता लग पाएगा? वो भी 5 मिनट में नहीं। आपको लगे अच्छा होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, इसमें सर्विसेज में क्या है, ये ही सर्विसेज है, पेड इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ठीक है, कोर्सेज के अंदर क्या क्या है यहाँ पे, CSC, IT, मैकेनिकल, सिविल, BBA, प्रोफेशनल, हर टाइप की मतलब चीजें। तो ये जो इंडेक्सिंग है, इस इंडेक्सिंग की बात हो रही है कि ये इंडेक्सिंग किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो जब वेबसाइट खुलती है तो वेबसाइट का जो वेलकम पेज है वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे बुक का प्रीफेस होता है या किसी टॉपिक का प्रीफेस होता है, उसकी प्री रिक्विजिटीज होती है,
तो उन चीजों को समझने के लिए हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं। नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कंपनीज प्रोजेक्ट बनाने के बाद या उसको डिप्लॉय करती हैं ऑनलाइन सर्वर पे, तो वेलकम फाइल को एक्सपेक्ट करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, जिससे वेलकम फाइल नहीं मिला वो कोडिंग क्या करेगा। चाहे आप काफी अच्छे डिजाइनर हो, इन फाइल आपने 1 HTML 2 HTML बना के दे दी तो वो नहीं मानते उस चीज को। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, उसका रहता है। वेरी गुड क्वेश्चन। और भी कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आई थिंक वेरी गुड। ओके, और मैं देखता हूँ किसी के क्वेश्चंस हैं तो होपफुली आई थिंक अपना ये ओके। फॉर्म डेटा को एक्सेल पे कैसे स्टोर करते हैं, मेटर। ओके, एक और क्वेश्चन आया है, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम और फ्रेमवर्क HTML में क्या। ओके, देखो बेसिकली क्या है, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम और फ्रेमवर्क HTML की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अभी मैं बोलूँगी, अभी जो मैंने किया डिजाइन, इसके अंदर मैंने क्या किया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक टॉम एंड जेरी का एक फोटो लिया, ठीक है, एक कोई भी एक फोटो लिया और इमेजेस में जाके मैंने उस इमेज को यहाँ पे यूज किया। जावास्क्रिप्ट से मैं वो सब चीजें कर सकता हूँ जो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। सर मैंने ड्राइंग से उठाया कि मुझे उसे फिल्टर मोड में शो करना है CSS से। अब जैसे ये है, इस इमेज को मैंने सेव किया, सेव इमेज एज डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैंने वर्कटॉप में इसको दे दिया जैसे tom.png करके, जेरी है, ज्यादा नहीं पता मुझे। तो ये जो tom.png है, इसको मैं चाहता हूँ एक एग्जांपल में, जैसे 35.html में मैंने किया कि एक इमेज है tom.png। अब आप एनिमेशन से तो क्या, ये तो इस एनिमेशन से आप क्या क्या कर सकते हो। 35 एनिमेशन से तो आप इसको कहीं मूव कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जहां पे माउस मूव हो उसको करवाना है इसको मूव, तो जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि इसकी विड्थ जो है सपोज 100 है और डॉक्यूमेंट की बॉडी पे जब माउस मूव होगा, तो ये आपका जावास्क्रिप्ट आ गया। तो जो इमेज है उसका स्टाइल हमने बोला कि स्टाइल पोजीशन इमेज का फिक्स रहेगा, टॉप 0 लेफ्ट 0। तो इसका जो स्टाइल है, स्टाइल में जो उसका टॉप है वो एक्स, इवेंट का एक्स रहेगा और इवेंट का वाई रहेगा हमारा उसका लेफ्ट। तो जैसे ही मैं इस माउस को मूव करूंगा तो आप देख सकते, अच्छा उल्टा हो गया, ओके ओके, ये हमारे पास लेफ्ट है और ये हमारा टॉप है। तो अगर आप यहाँ पे देख, जितने माउस को मैं जहां मूव कर रहा हूँ वहां पे जा रहा है और ये माउस मूव कर रहा है। अब इस माउस को मुझे हाइड करना है तो ये मैं कहाँ से करूंगा, मैंने बोला कि वो तो हमें कर्सर को नन करना पड़ेगा। तो कर्सर को हम जैसे नन करेंगे तो कर्सर भी गायब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट जब ये जाए तो ये इंक्रीज हो, तो ये प्रोग्रामिंग है। तो मैंने कहा कि अगर इसका जो ट्रांसफॉर्म है जो अभी हमने डिस्कस किया था स्केल, तो हमने कहा कि जितना भी हमारा इवेंट का एक्स है उतना होगा डिवाइडेड बाय टोटल विड्थ है मेरी 13-1200 की करनी, बहुत बड़ा स्केलिंग में नहीं कर सकता। आप देख सकते हो जितना लेफ्ट जा रहा है उतना ज्यादा कम हो रहा है, जितना राइट साइड जा रहा है उतना बराबर। इसी को अगर मैं हाफ कर दूं कि मेरी स्क्रीन की विड्थ है 1300, तो लेफ्ट में आप देखोगे बहुत कम, राइट साइड में लगभग ये डबल हो गया। मैं रोटेट करना चाहता हूँ, मैं इसी को रोटेट भी कर सकता हूँ। रोटेट के लिए मुझे डिग्री की जरूरत पड़ेगी, तो डिग्री में मैंने लगाया, तो जितना ये लेफ्ट टू राइट जाएगा उतना रोटेट होगा। तो मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। प्लस मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने H1 ले लिया, जिसकी आईडी मैंने H1 दी। उस H1 के अंदर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा इवेंट का एक्स है उसको लिखे कि एक्स एक्सिस से कितना मूव हो रहा है। अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना मूव हो रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। अभी जो सेशन था वो हमारा था बेसिकली HTML CSS पे, तो मैंने उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। तो अभी आई थिंक टाइम भी है, तो कोई और कुछ पूछना चाहे तो वेरी गुड क्वेश्चन है आपका। और कोई कुछ पूछना चाहे, बहुत बढ़िया।
ओके ओके और कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहे तो ओके। केस सेंसिटिविटी क्या होती है? केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जो आपने आप पर, जैसे आप किसी का नाम लिखते हो तो नाम स्मॉल लेटर में भी लिखा जाता है, कैपिटल में भी लिखा जाता है। तो कैपिटल का मतलब है केस कैपिटल है, अपर केस है, और स्मॉल में लिखा है तो फिर हम उसको बोलते हैं लोअर केस है, तो उसको हम केस सेंसिटिविटी बोलते हैं। एचटीएमएल के केस में है नहीं।